हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एबीसी सेंटर। तो प्रीवियसली ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बोल दिया था दैट वी आर स्टार्टिंग क्लास 12th का बायोलॉजी ऑन यूट्यूब। सो हम लोग सबसे पहले क्लास 12 से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, देन वी विल बी मूविंग ऑन टू क्लास 11th। ओके, सो इसको सब देख सकते हैं, वेदर यू आर गिविंग बोर्ड्स, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एंट्रेंस एग्जाम, आप बोर्ड्स दे रहे हो या एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ईयूटी, जेन पास एंड अदर एग्जामिनेशन, सीयूईटी, सो उन सब के लिए ये। ओके, तो इधर क्या है? आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली? The myriads of flowers that we enjoy gazing at, the scents and the perfumes that we swan over, the rich color that attract us, are all there as an aid to sexual reproduction. तो ये लाइन का मतलब क्या होता है? मिलियर्ड्स ऑफ फ्लावर का मतलब क्या होता है? ह्यूज क्वांटिटी ऑफ फ्लावर्स, मतलब बहुत सारे फ्लावर्स हैं। हम लोग को देख के कितना अच्छा लगता है, उनका खुशबू कितना अच्छा लगता है, वो रिच कलर जो होता है पेटल का, जो वो कलरफुल होता है फ्लावर का, तो वो हम लोग को देख के कितना अट्रैक्ट करता है। कुछ कुछ फ्लावर अपन क्या करते हैं, साइड में लगा लेती है, लड़के लोग को देखते हो ना, फोटो लेती है। ओके, सो अब क्या बोल रहा है? फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस। मतलब खुद के सिर्फ सेल्फिश के लिए, सेल्फिशनेस के लिए फ्लावर नहीं बनाया भाई। यहाँ पे ये बोल रहा है ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सभी फ्लावरिंग प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स ही नहीं, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ दैट इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ, सभी सब कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। कुछ कुछ होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ये आप फर्दर चैप्टर्स में पढ़ोगे। ओके, देन क्या बोल रहा है? लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर्स एंड द फ्लोरल पार्ट शोस एन अमेजिंग रेंज टू अडेप्ट ऑफ एडेप्टेशन टू इंश्योर फॉर्मेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन, द फ्रूट एंड द सीड। हम लोग बहुत सारे फ्लावर को देखते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फ्लावर होता है, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स होता है, तो ये एक तरीके का एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ओके, जिसमें फ्रूट्स एंड सीड्स भी होते हैं। आप लोग क्या पढ़ोगे? मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। The flower, fascinating organ of angiosperm. Human beings have had an intimate relationship with flowers since time immemorial. इधर क्या बोल रहा है कि इंसान और एक फ्लावर के बीच बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है, बहुत ही काफी टाइम से। चाहे वो ऑर्नामेंट में सजाने के लिए हो, रिलीजियस पर्पस में हो, या कल्चरल वैल्यू या बिलीफ में हो, ह्यूमन बींग उसको हर तरीके से यूज किया है। फ्लावर एक तरीका है मैसेज कन्वे करने का, फॉर द लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग, मतलब दुख में सुख में सब में हम फ्लावर्स लेके चले जाते हैं। शादी में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? क्या गिफ्ट है, क्या गिफ्ट है? फ्लावर का बुके लेके चले जाते हैं। यही करते हैं ना, कोई अगर मर जाता है तो उधर क्या होता है? फ्लावर का वो होता है, बहुत कुछ होता है ना, सबके अलग अलग कल्चरल बिलीव्स होते हैं, तो उसमें वो लोग फ्लावर्स लेके जाते हैं। ओके, देन इधर क्या बोल रहा है कि टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स इन द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि एक बायोलॉजिस्ट एक फ्लावर को किस तरीके से देखते हैं, उसका मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल चेंजेस देखते हैं, और क्या देखता है उधर कि उधर साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब एक फ्लावर किस हिसाब से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। ओके, तो मेरा सो आप इधर देखो, ये एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग जो ब्राइटली कलर्ड होता है ना, जो सुंदर सुंदर दिखता है, कुछ फ्लावर का रेड होता है, white होता है, इंसेक्ट को। ऑफ कोर्स ही बात है, कुछ भी सुंदर सी चीज जब आपको दिख जाती है, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो। तो इंसेक्ट भी पॉलिनेशन करने के लिए उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है कि यार ये कितनी सुंदर चीज है, वो सुंदर चीज में जाके सभी फंस जाते हैं, है ना। तो इसलिए आप लोगों को मैं बोल रही हूँ, किसी भी सुंदर लड़की के पीछे नहीं पड़ना है, ना ही सुंदर लड़के के पीछे पड़ना है। फोकस इस पे पड़ना है, सुंदर फ्लावर, ओके, सुंदर बुक, सुंदर चैप्टर। फिर ये पेटल के बाद क्या आ जाता है? सेपल। ओके, सेपल ये नीचे वाला पार्ट होता है। देन मैं अंदर की तरफ आती हूँ, जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, पिस्टल जो होता है, कलेक्शन जिसको हम लोग जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। इसमें ये ऊपर वाला पार्ट होता है स्टिग्मा, बीच वाला स्टाइल। जानते हो ना, हर भाई बहन के बीच में एक बीच वाला होता है जो बहुत स्टाइल मारता है, बड़ा वाला स्टिग्मा होता है। एकदम एकदम इधर नहीं जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे, ओनली फोकस ऑन माई बिजनेस। और नीचे वाला ओवरी गोल मटोल होता है, तो स्टिग्मा स्टाइल लंबा होता है और ओवरी। ओके, देन ये क्या होता है? ये स्वॉलन पार्ट ऑफ द पेडिकल। पेडिकल क्या होता है? जब आप एक फ्लावर को पकड़ते हो तो नीचे से जो पकड़ते हो ना, स्टॉक ऑफ द फ्लावर, उसको हम लोग पेडिकल बोलते हैं। जो स्वॉलन पोर्शन होता है पेडिकल का, ऊंचा मोटा, स्वॉलन मतलब मोटा, उसको हम लोग थैलेमस बोलते हैं। और ये सेपल, ठीक है। ये इधर देख लो आप लोग, पेटल होता है ये,
देन दिस इज द स्टिग्मा स्टाइल। और ये एंथर है, ये आप लोगों को मैं फर्दर पढ़ाऊंगी, ये स्टेमिन इसको बोलते हैं, है ना। ये जो होता है ना, ये सब जो दिख रहा है, इसको पूरों को एक को हम लोग स्टेमन बोलते हैं। ये पेटल हो गया, ये फिलामेंट होता है, स्टेमिन का लंबा पार्ट को फिलामेंट बोलते हैं। ये सेपल हो जाता है नीचे का, ये ओवरी अंदर। ये क्या होता है, ट्रांसफर सेक्शन जब आप काटते हो तब आप लोग को पता चलता है। ऐसा ऐसा बाहर से ऐसा फ्लावर नहीं दिखता है आप लोगों को। ओके, दिस इज द ओवरी, दिस इज द नीचे का पार्ट इज पेडिकल। तो इधर आप लोग देख लो क्या लिखा हुआ है, कोरोला क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पेटल। करेला कोरोला एक ही टाइप से याद कर लेना। ये पेटल जो बाहरी बहुत खूबसूरत सा होता है, ये बाहर का पार्ट को जो फर्स्ट वॉल, वॉल मतलब क्या, फर्स्ट जो सबसे पहला ढका हुआ चीज होता है, सबसे बाहर वाला ढका हुआ चीज, पेटल, उसका कलेक्शन को, जो बहुत सारा कलेक्शन ऑफ पेटल हो जाता है, उसको हम लोग कोरोला बोलते हैं। कैलिक्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेपल को हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। जो सेकंड वॉल होता है, सेकंड ढकने, ढक्कन समझ लो, पहले ढक्कन को हम लोग बोल दिए पेटल, जो होता है कलेक्शन उसका को बोलते हैं कोरोला। सेकंड ढक्कन को अपन बोलते हैं सेपल, जो उसका कलेक्शन होता है कैलिक्स। देन थर्ड होता है स्टेमन, ये स्टेमन देख रहे हो ना, इसको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोलते हैं हम लोग, एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिंग पार्ट, जिसमें होता है तीन पार्ट होता है तुम्हारा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। और गाइनोशियम जो, सॉरी सॉरी मैंने ये भूल बोला, स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी इज द गाइनोशियम, दैट इज द, उसका कलेक्शन को अपन पिस्टल बोलते हैं, जो फोर्थ वाल सबसे अंदर की तरफ होता है। और ये जो स्टेमेन होता है ना, ये ये पार्ट जो स्टेमन होता है, इसको अपन एंड्रोशियम बोलते हैं। जो थर्ड वॉल, तीसरा ढक्कन होता है, जिसका कलेक्शन को अपन स्टेमन बोलते हैं। ओके, जिस स्टेमन का कलेक्शन को एंड्रोशियम। ओके, सो कोरोला कलेक्शन ऑफ पेटल, कैलिक्स कलेक्शन ऑफ सेपल, एंड्रोशियम कलेक्शन ऑफ स्टेमन, गाइनोशियम कलेक्शन ऑफ पिस्टल। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, दैट व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ पेटल कॉल्ड, व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ स्टेमन कॉल्ड, एंड्रोशियम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल, और नथिंग और बोथ एवरीथिंग, और गाइनोशियम के कितने पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सो आप लोग को एक एक लाइन याद करना है। एंड हम लोग क्या करेंगे, इधर बहुत ही जीस्ट हिसाब से एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ही हम लोग पढ़ेंगे। पूरा लाइन टू लाइन मैं एनसीईआरटी आप लोगों को पढ़ाऊंगी, बट ऑन दैट क्या इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा जरूरी है। अब चलो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। प्री मतलब आगे, तो फर्टिलाइजेशन के आगे हम लोग स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स देखेंगे। सो इधर क्या लिखा है, मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट द डिसीजन दैट अ प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। मतलब जब हम लोग प्लांट पे एक फ्लावर देखे, उससे भी पहले ये डिसीजन लेना होगा कि इस प्लांट पे फूल उगेगा या नहीं। तो several hormonal and structural changes are initiated which lead to the differentiation and further development of the floral primordium. Inflorescences are formed which bear the floral bud and the flower and then the flower. तो ये वाला पार्ट आप यहाँ से समझो। इधर एक मैंने शूट बनाया है, शूट के ऊपर बहुत सारे मेरिस्टेम्स है, इसलिए दिस इज नेम्ड एज शूट एपिकल मेरिस्टेम। क्या है, शूट एपिकल मतलब ऊपर की तरफ, और ये मेरिस्टेम, सो शूट एपिकल मेरिस्टेम। इधर आप लोग देख सकते हो क्या बोल रहे हैं कि हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहा है। बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस के बाद हार्मोनल लाइक फ्लोरिजन ऑक्सिन, इसके क्या बात क्या होता है, फ्लोरल प्राइमोडियम बनता है। तो प्राइमोडियम इज अ टाइप ऑफ मेरिस्टेम, ये अभी भी मेरिस्टेम है। ओके, ये अभी भी मेरिस्टेम है। मेरिस्टेम क्या होता है, बहुत ज्यादा ही बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करता है। दिस इज द शूट फ्लोरल प्राइमोडियम। देन ये फ्लोरल मेरिस्टेम या फ्लोरल बर्ड्स में डिफ्रेंशिएट होता है, फिर डिफ्रेंशिएट होके फ्लावर बन जाते हैं। तो एक टाइम तक डिफ्रेंशिएट होते होते स्टॉप डिवीजन, डिफ्रेंशिएशन बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, फिर वो एक फ्लावर में बन जाता है। ओके, इन द फ्लावर द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम, जो मैंने आप लोगों को इधर बता दिया कि एंड्रोशियम इज कॉल्ड द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गाइनोशियम। ठीक है, ये क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट एंड डेवलप होते ही रहते हैं। You would recollect that the endoecium consists of a wall of stamen representing the male and the gynoecium represent the female reproductive organ. हम लोग पढ़ा एंडोशियम कलेक्शन ऑफ क्या होता है, स्टेमेन, गाइनोशियम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पिस्टल। सो ओके, इतना आप लोगों को समझ में आया है। हम्म, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर एंड इवेंट, स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों को
को दिख रहा है ना, ये फिलामेंट होता है। और ये जो बिलो स्ट्रक्चर कॉल्ड टर्मिनल पे, ऊपर की तरफ टर्मिनल पे जो होता है उसको अपन एंथर बोलते हैं। ये दो पार्ट होता है स्टेमिन का। ओके, तो द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। तो प्रॉक्सिमल क्या होता है? प्रॉक्सिमल मतलब जो प्रॉक्सिमल मतलब करीब, डिस्टल मतलब दूर। तो जो फ्लावर के करीब होता है, फ्लावर के करीब क्या है? ये नीचे वाला पार्ट है। फ्लावर के करीब कौन सा? नीचे वाला पार्ट है। ये किससे अटैच होता है? ये अटैच होता है तुम्हारा थैलेमस या पेटल ऑफ द फ्लावर से। ये क्वेश्चन आपका नीट 2016 में भी पूछा गया था कि प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द फ्लावर ऑफ द स्टेमिन इज अटैच टू, तो थैलेमस, या अगर ऑप्शन में रहा पेटल ऑफ द फ्लावर में तो वो भी आप लोग का करेक्ट है। ओके, और डिस्टल पार्ट मतलब दूर की तरफ, एक फ्लावर का जो नीचे का पार्ट के दूर की तरफ कौन है? एंथर है। तो इसको अपन डिस्टल पार्ट ऑफ द फिलामेंट से ये अटैच होता है, इस एंथर। और जो प्रॉक्सिमल पार्ट में होता है अटैच, वो होता है थैलेमस। ठीक है, तो द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। स्टेमिन का मैंने आगे आप लोगों को सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या पढ़ाया था? एक फ्लावर बहुत ही टाइप का होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है, कुछ बड़ा होता है कुछ छोटा होता है। तो नंबर एंड लेंथ कितना होगा स्टेमिन और कितना लंबा होगा, वो सब डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट डिफरेंट होता है। If you were to collect a stamen, each from 10 flowers, each from different species, and arrange them on a slide, you would be able to appreciate the large variation in size and in size seen in nature. तो इधर क्या बोल रहा है? आप अगर आप इकट्ठा करोगे बहुत सारा फ्लावर को अलग अलग स्पीशीज से, मतलब कुछ आप ट्यूलिप ले लिए, कुछ आप सनफ्लावर ले लिए, अलग अलग स्पीशीज का फ्लावर अगर आप लोगे तो उसमें आप लोग देखोगे कि कितना डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सबका स्टेमन है। ओके, स्लाइड में रख के, और उसका वेरिएशन इन साइज एंड नेचर। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर अ डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप एंड मेकिंग नीट डायग्राम वुड। अच्छा, ये आप लोग के लिए इतना जरूरी नहीं है। तो अब जो आता है यहाँ से, एकदम ध्यान लगा के जो भी मैं बोलूंगी प्लीज ध्यान लगा के सुन ला। इवन डाउन अगर आप सुन रहे हो, एक कॉपी है पास में, कॉपी रख के थोड़ा बहुत नोट डाउन करते रहना। ओके, या एनसीईआरटी में अंडरलाइन करते रहना। सो अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर, एक एंजियोस्पर्म का एंथर, ये वाला पार्ट हो गया, बाइलोब्ड होता है, विथ ईच लोब हैविंग टू थीका। बाइलोब्ड मतलब दो, इधर आप देख सकते हो बाइलोब्ड होता है। ये एक, अच्छा इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, बाई मतलब क्या? ये एक दो नहीं, ये वाला हाफ साइड इज एक एंड दी अदर हाफ साइड इज एक, तो बाइलोब्ड होता है। ईच लोब में, हर एक लोब में दो थीका होता है। ये चार जो गोल गोल देख रहे हैं ना आप, हर एक लोब में दो थीका होता है, इसलिए उसको हम लोग डाइथीकस बोलते हैं। बाई मतलब भी दो होता है, डाई मतलब भी दो होता है। बाई लोब्ड होता है, दो लोब होता है, ईच लोब में दो थीका होता है, तो डाइथिकस मतलब कितना लोब हुआ टोटल? चार, सॉरी कितना थीका हुआ टोटल? चार थीका। ओके, फोर थीका प्रेजेंट। Often the longitudinal grooves runs lengthwise separating the theca। एक ये देख रहे हो ना, longitudinal grooves होता है यहाँ पे ये देख रहे हो ना, ये रन करता है थीका को डिवाइड करने के लिए। मतलब जो चार थीका होता है ना, ये चार थीका को डिवाइड करता है, एक दो एक दो। ओके, तो लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर। अब हम लोग समझते हैं कि ट्रांसवर्स सेक्शन देख के समझेंगे कि कितना कैसा होता है एक एंथर का, तुम्हारा स्ट्रक्चर, क्या क्या टिश्यू होता है, कैसे डिवीजन होता है। ठीक है, तो इधर आ जाते हैं अपन। द बाइलोब नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। तो डिस्टिंक्ट मतलब बहुत गहराई से आप समझ सकते हो ट्रांसवर्स सेक्शन में बिलोब नेचर ऑफ द एंथर को। बिलोब मतलब दो, दो लोब में दो बाइलोब्ड। ओके, the anther is four-sided tetragonal structure consisting of four microsporangia located at the corners, two in each lobe। ये जो देख रहे हो ना फोर माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, ये चार जो देख रहे हो, ये बाहर वाला जो थीका हो गया, ठीक है, ये फोर माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब क्या हो गया? टेट्रागोनल। आप लोग इधर समझो, बाइलोब मैंने क्या बोला? एक लोब और ये एक लोब, ठीक है, ये बीच में देख रहे हो एक लोब एक लोब। डाइथिकस, ये चार थीका का गोल गोल देख रहे हो ना, ये डाइथिकस मतलब टू थीका होता है, ये एक ये वाला, ठीक है। और चार माइक्रोस्पोरेंजियम, ये गोल गोल जो देख रहे हो ना आप, एक दो तीन चार, चार माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, ठीक है। फोर साइडेड होता है, टेट्रागोनल, टू इन ईच लोब। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक। ये फर्दर डेवलप करता है, फर्दर मतलब इसमें मतलब डिफरेंशिएशन होता है, ये पोलन सैक बन जाता है। कैसे बनते हैं पढ़ेंगे अपन, वेट।
They extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grain. ये longitudinally extend करते हैं, ये जो देख रहे हो ना pollen sac, और pollen grain में ये पैक्ड हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज द पोलन सैक्स, ओके। एंड ये पोलन ग्रेन होता है छोटा 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 छोटा। तो इसमें एक पैकेट समझ लो, एक पैकेट है, पैकेट के अंदर आप कुछ सामान भर के, तो जो पैकेट होता है ना वो पोलन सैक है, और जो उसमें छोटा छोटा सामान है ना उसको अपन बोलते हैं पोलन ग्रेन, ठीक है। और ये जो लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन आ रहा है यहाँ पे इसको अपन लाइन ऑफ डेहिसेंस, डेहिसेंस मतलब अलग कर देना, इसको अपन क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ डेहिसेंस, ओके। अब एक माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ट्रांसफर सेक्शन जब हम लोग देखें, इन द ट्रांसफर सेक्शन टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर द सर्कुलर आउटलाइन। ये जो सर्कुलर आउटलाइन देख रहे हो ना, इसके पास ये माइक्रोस्पोरेंजियम देखने को मिल रहा है। ये जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल से सराउंडेड होता है, प्लीज नोट इट डाउन प्लीज, 4 वॉल से सराउंडेड होता है ये। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेपिटम, ठीक है। सबसे बाहर लेयर क्या होता है, आउटर मोस्ट होता है एपिडर्मिस, देन एंडोथीसियम, देन द मिडल लेयर, देन द टेपिटम, मतलब कितना 4 लेयर से होता है। और टिपिकली रेंज वेरी मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में 1 to 3 लेयर्स भी हो सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, ओके। द आउटर 3 वॉल एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, ये जो आउटर 3 वॉल है ये क्या काम करते हैं, प्लीज नोट इट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है। परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पोलन। पोलन को रिलीज करने के लिए लाइन ऑफ डेहिसेंस जो करता है उसमें हेल्प करता है पोलन को रिलीज करने के लिए, और प्रोटेक्शन का काम करता है ये 3 लेयर, ठीक है। अब टेपिटम का तो अलग ही काम है भाई, ये बोलते हैं मैं सबसे अलग हूँ। तो जो होता है इनर मोस्ट लेयर टेपिटम, ये क्या करता है, नरिश करता है पोलन ग्रेन को। अब पोलन ग्रेन ड्राई भी तो हो जाएगा, नरिशमेंट का काम देना है उसको, तो वो क्या कौन करता है, टेपिटम करता है, ओके। टेपिटम क्या करता है, नरिशमेंट टू द पोलन ग्रेन्स। तो the cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. तो एक टेपिटम में ना एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है, ओके। कैन यू थिंक ऑफ हाउ many टेपिटल सेल्स could become बाइन्यूक्लिएटेड, वो आप लोगों को मैं बाद में पढ़ाऊंगी। तो इधर आप लोग देख सकते हो, इधर ये जो बोला गया था टेपिटम, ये क्या करता है, पहला 3 वॉल का काम क्या करता है, प्रोटेक्शन का, लाइन ऑफ डेहिसेंस का। टेपिटम का क्या काम होता है, नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, जो अभी बन रहा है, एक छोटा बच्चा होता है वो हम लोग बहुत नरिश करते हैं, प्यार से रखते हैं, तब वो अच्छा होता है बड़ा जाकर। तो टेपिटम भी पोलन ग्रेन को बहुत जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन होता है बहुत प्यार से रखता है, बहुत अच्छे से रखता है कि वो अच्छा हो, अच्छे से सेक्सुअल प्रोडक्शन कर पाए, अच्छे से पॉलिनेशन हो पाए, ओके। तो when the anther is young, जब एंथर जवान होता है भाई, तो वो क्या करता है, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporangious tissue occupies the center of each microsporangium. ये जो microsporangium का each center में क्या होता है, स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, ओके। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होते हैं, as the anther develop the cells of the sporogenous tissue undergo meiotic division to form microspore tetrad. ओके, ये जो मियोटिक डिवीजन होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो ये देखो ये क्या है, इधर क्या है, ये तुम्हारा माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है। ये 2n है अभी, ये मियोसिस कर रहा है, मियोसिस अपन जानते हैं माइटोटिक एंड मियोसिस। तो ये 4 सेल डिवीजन में डिवाइड करेगा 2n में, तो टेट्राड्स बनेंगे, n n n n, तो इधर ही ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये है ना, व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड, तो प्लॉइडी क्या होगा, जब एक माइक्रोस्पोरेंजियम होगा तो 2n, और जो टेट्राड होगा n होगा प्लॉइडी उसका, ठीक है। देखो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर, ये देख सकते हैं ना, सबसे बाहरी लेयर क्या है, एंडो एपिडर्मिस, देन द एंडोथीशियम, देन द मिडल लेयर, फिर आता है टेपिटम। ये टेपिटम के अंदर क्या आता है, स्पोरोजिनस टिश्यू और कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी होता है। अब सिर्फ एक मतलब लेयर का जब आप एक स्ट्रक्चरल देखते हो, तो एपिडर्मिस देखो, एंडोथीशियम देखो, मिडल लेयर देखो, माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, ये कब काम आएगा, आगे आएगा, मैं आपको समझाऊंगी। और ये टेपिटम होता है, ठीक है। एक मैच्योर डेहिसेंट, ये देख रहे हो ना आप लोग, ये 2 लोब में डिवाइडेड होता है, पाइलोब, और डाइथिकस होता है 2 थिका, देख रहे हो ना, 1 2 3 4 माइक्रो, ये क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया। और ये क्या होता है, ये जो सैक होता है पोलन सैक, और ये छोटा छोटा पोलन ग्रेन्स, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं।
as each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad. Each cell, ये जो है ना, हर एक cell of sporogenous tissue microspore tetrad को देने में capable होता है. Each one is a potential pollen or microspore mother cell. The process of formation of microspore from pollen mother cell, PMC याद रखना, pollen mother cell, through meiosis is called microsporogenesis. तो microsporogenesis का मतलब क्या हुआ? देखो सही से, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब फिर क्या हुआ कि जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनने का जो प्रोसेस होता है, जो फॉर्मेशन होता है पोलन मदर सेल से, जो माइक्रोस्पोर का बनने का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, थ्रू मियोसिस, उसको अपन बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. तो आप लोग को अगर मैं सही से समझाऊं तो ये एक ना माइक्रोस्पोरेंजिया आप लोग इधर देख रहे हो, ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज स्पोरोजिनस टिश्यू होता है इसमें. तो क्या कहते हैं इधर, पोलन मदर सेल या फिर तुम्हारा ना एमएनसी में मियोसिस होता है. मियोसिस क्या अपन क्या है? मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन. ठीक है ना, इधर देखे ना 2n से n बना है. मियोसिस क्या होता है? मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन. तो वो क्या बन रहा है? 4 टेट्राड में बन रहा है, टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर. ठीक है, ये एंथर में जाता है एंड मेच्योर होता है तब. तो पोलन ग्रेन रिलीज ऑफ एंथर ड्यूरिंग डेhiscence होता है या ब्रेकिंग ऑफ एंथर होता है पॉलिनेशन के समय. ठीक है, आप लोग देखो, the microspore as they are formed are arranged in cluster of 4 cells. The microspore tetrad. As the anther mature and dehydrate, the microspore dissociate from each other and develop into pollen grain. बोली ना मैं अभी कि जब ये मतलब ये क्या बोल रहा है, माइक्रोस्पोर एज दे फॉर्म्ड इन अरेंज, ठीक है, डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर. जब पोलन ग्रेन मेच्योर हो जाता है, डिहाइड्रेट मतलब जब वो ओल्ड हो जाता है, पुराना हो जाता है, बूढ़ा आ जाता है, बुढ़ापा आने के बाद तो वो एक ना एक दिन तो सभी मरता है ना, जब बुढ़ापा आ जाता है उसको, तो वो माइक्रोस्पोर डिसोसिएट कर जाता है फ्रॉम ईच अदर और वो क्या पोलन ग्रेन बना देता है. रिलीज फ्रॉम एंथर, पोलन क्या होता है? रिलीज फ्रॉम एंथर हो जाता है डेhiscence के समय, या फिर वो ब्रेक ही कर देता है एंथर को. ठीक है, सो इधर क्या है, इनसाइड ईच माइक्रोस्पोर एंजिम सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन आर फॉर्म्ड दैट आर रिलीज विद द डेhiscence ऑफ एंथर. डेhiscence मतलब तोड़ देना, डेhiscence में क्या समझाई थी? भाग कर देना. तो ब्रेकिंग ऑफ एंथर हो जाता है. अब अपन क्या समझते हैं? अब अपन समझेंगे पोलन ग्रेन. ठीक है, तो द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गेमेटोफाइट. इफ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस, एक हिबिस्कस फ्लावर का जब आप ओपन एंथर को टच करोगे और एनी अदर फ्लावर कुछ भी, यू वुड फाइंड, देखते नहीं है कुछ बीच का अपन येलो येलो अपन के हाथ में डिपोजिशन आ जाता है, पाउडर पाउडर, वो पोलन ग्रेन होता है ऑन योर फिंगर. स्प्रिंकल दिस ग्रेन ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप. और तो आप लोगों को दिखेगा साफ साफ. यू विल बी रियली अमेज्ड एट द वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर, साइज, शेप, कलर, डिजाइन सीन ऑन द पोलन ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज. ठीक है, अब अपन पोलन ग्रेन समझेंगे. Pollen grain are generally spherical, measuring about 25 to 50 micrometer in diameter. ये spherical होता है, spherical मतलब थोड़ा गोल टाइप में ही होता है, 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर में होता है. ठीक है, 2 लेयर होता है, प्रोमिनेंट 2 लेयर होता है इसका. ठीक है, तो आउटर मोस्ट लेयर को अपन हार्ड होता है, बहुत ही मतलब हार्ड होता है, सख्त होता है, उसको अपन एक्साइन बोलते हैं. वो किससे? स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ होता है. किससे बना हुआ होता है? स्पोरोपोलेनिन से. प्लीज नोट इट डाउन. किससे बना हुआ होता है? हार्ड आउटर लेयर एक्साइन स्पोरोपोलेनिन से बना होता है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन. ये बहुत बार ही नीट में एंड बहुत सारे एग्जामिनेशंस में, जेनपास में आप देख लो, बहुत प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है कि मतलब ना विच इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल इन द पोलन ग्रेन. तो एक्साइन या फिर और भी जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होता है उसका नाम दे दिया जाता है. तो कौन सा है? तो आप लोग को ऑप्शन में देना है एक्साइन. ये क्या है? विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली. तो हमेशा याद रखना अपना बाहरी ह्यूमन बीइंग का भी बाहर का स्किन देख लो, इसका भी टेम्परेचर होता है. इसलिए अपन देख लो ठंड के समय ठंड वाला टेम्परेचर ले लेता है, या फिर तुम्हारा गर्मी के समय वैसा ही टेम्परेचर, स्वेटिंग आता है तो उस टेम्परेचर में आने का कोशिश करता है. तो हर एक पार्ट का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है ना, उसी एडेप्टेशन से बना हुआ होता है. ऊपर वाला उसको ऐसे ही बनाया जाता है कि वो हाई से हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्कली सबको विथस्टैंड कर ले. ओके, सो एंजाइम भी वही करता है सेम. नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलेनिन इज सो फार नोन. मतलब ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलेनिन को खत्म कर दे. ठीक है, अभी तक कोई भी एंजाइम नहीं देखा गया है. तो पोलन ग्रेन एंजाइम हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म सेल.
तो इसमें क्या होता है, एक पोलन जो एक्साइन होता है ना, उसमें एक बहुत नुकीला नुकीला अपर्चर्स होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्म पोर्स वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट। मतलब सिर्फ वो एक्साइन वाला पार्ट में स्पोरोपोलेनिन होता है, लेकिन वो जो अपर्चर्स होता है ना, वहां स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है। तो उसको तो भाई कोई भी खत्म कर सकता है। Pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of sporopollenin. Pollen grain अच्छे से प्रिजर्व होता है जैसे कि फॉसिल्स की तरह, क्योंकि उसमें वो स्पोरोपोलेनिन की वजह से प्रिजर्व्ड होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। द एक्साइन एग्जिबिट्स अ फैसिनेटिंग अरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन। वो एक्साइन बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन का होता है, बहुत ही टाइप का होता है। ठीक है, देन हम लोग इधर आते हैं। इतना समझ में आया ना तुम लोगों को। बाहर का लेयर हो गया एक्साइन, अंदर का लेयर होता है इंटाइन। द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज द इंटाइन। इनर वॉल को क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। इनर वॉल को क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। तो एक्साइन और इंटाइन को मिला के, पोलन ग्रेन का एक्साइन और इंटाइन को मिला के अपन क्या बोलते हैं, सेल वॉल, जो कि डबल लेयर्ड होता है। क्या होता है, डबल लेयर्ड होता है। ठीक है, तो इधर क्या बोल रहे थे, इनर वॉल इट इज थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। ठीक है, एक्साइन किससे बना हुआ होता है, स्पोरोपोलेनिन से। और इंटाइन किससे बना हुआ होता है, इंटाइन किससे बना हुआ होता है, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन से। ठीक है, एक्साइन स्पोरोपोलेनिन और इंटाइन बना हुआ होता है अंदर का लेयर। किससे अपन बना हुआ देखे थे इसको, सेल्यूलोज और पेक्टिन से। The cytoplasm of the pollen grain is surrounded by plasma membrane. अपन देखते हैं जो अपन मतलब स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखते हैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या प्लांट सेल या एनिमल सेल का, सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन, वैसे ही इधर भी होता है। ये साइटोप्लाज्म जो होता है ना, साइटोप्लाज्म जो लिक्विड पार्ट होता है इसका, वो किससे होता है, सराउंडेड, सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, बाहर वाला सेल वॉल से। ठीक है, सेल वॉल किससे बना हुआ होता है, एक्साइन और इंटाइन से, और अंदर का पार्ट सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म को कवर करता है, लिक्विड पार्ट को, नहीं तो लिक्विड पार्ट तो बाहर आ जाएगा ना यार। When the pollen grain is surrounded, when the pollen grain is mature, it contains two cells, the vegetative and the generative cell. जब एक pollen grain ना, एक मिनट, जब एक पोलन ग्रेन मेच्योर हो जाता है ना, तो वो क्या करता है, एक वेजिटेटिव सेल होता है, उसमें एक जनरेटिव सेल। तो इधर आप लोग देखो, लार्ज व्यू ऑफ अ पोलन ग्रेन टेट्राड। ठीक है, अभी क्या होता है, सबसे पहले वैक्यूल, दो वैक्यूल में डिवाइड होता है, एक न्यूक्लियस होता है इसमें। अब ये वैक्यूल अपने एक पूरा मतलब ना कंबाइंड हो जाता है, देन एक एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर होता है। ये एसिमेट्रिक डिवाइड हो जाता है, तो छोटा वाला जनरेटिव सेल होता है, बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल होता है। तो क्या होता है, द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज अबंडेंट फूड रिजर्व एंड लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस। ये वेजिटेटिव सेल में क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, तो बड़ा है तो इसमें खाना रख दो भाई, क्यों, भूख सबको ज्यादा लगती है, तो जो ज्यादा, जहां पे आपको ज्यादा स्पेस लगता है आप वहां पे खाना भेज दो। तो वेजिटेटिव सेल में क्या होता है, खाना होता है, अबंडेंट फूड रिजर्व होता है, लार्ज इरेगुलरली शेप न्यूक्लियस, बड़ा होता है न्यूक्लियस, इरेगुलरली कोई शेप नहीं होता है न्यूक्लियस का। और वहीं पर अगर आप उसको देखोगे, द जनरेटिव सेल स्मॉल होता है, फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म, मतलब फ्लोट इधर से उधर कर रहा हुआ होता है साइटोप्लाज्म में ऑफ द वेजिटेटिव सेल। इट इज स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। स्पिंडल शेप था, डेंस मतलब चपा हुआ ये होता है न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है, इन ओवर 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स पोलन ग्रेन आर शेड एट दिस टू सेल स्टेज। ये तो दो सेल स्टेज में होता है ना, ये इसी में तुम्हारा पोलन ग्रेन शेड कर जाता है 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म। और रिमेनिंग स्पीशीज द जनरेटिव सेल्स डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज टू द टू मेल गैमेट बिफोर पोलन ग्रेन आर शेड। 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, ये जो दो सेल स्टेज आता है, वेजिटेटिव जनरेटिव, यहीं पे शेड हो जाता है, यहीं पे खत्म हो जाता है पोलन ग्रेन। लेकिन कुछ कुछ स्पीशीज में क्या होता है, ये जो जनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड करता है दो मेल गैमेट को मतलब बिफोर पोलन ग्रेन से पहले मेल गैमेट को जन्म देता है, समझ लो एक तरीके से। उसको हम लोग बोलते हैं 3 सेल स्टेज। ठीक है, इतना समझ में आया ना तुम लोगों को, बोलो इतना समझ में आया। ठीक है, देन अपन फर्दर चलते हैं। तो pollen grain of many species cause severe allergies and bronchial affliction in some people, often leading to chronic respiratory disorders like asthma, bronchitis.
तो होता है ना, सबको, बहुत लोगों को एलर्जी होता है, कुछ कुछ को देखना आपको, कुछ कुछ इंसान जो होता है ना, फूल को सूंघते ही उनको छींक आने लगती है। तो वो किस लिए आती है? क्योंकि वहां पे जो पोलन ग्रेन मौजूद होते हैं ना, वो जब उनके नॉस्ट्रल्स में जाते हैं तो उससे उनको एलर्जी होती है। तो उसके वजह से उनको ब्रोंकाइटिस, या आप लोग आगे जाके पढ़ोगे इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई होता है, कि ब्रोंकाई मतलब ट्रैकिया के अंदर जो ब्रोंकियल्स ब्रोंकाई होता है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, वो फूल जाता है इन्फेक्शन की वजह से। ये एस्मा, आप लोग जानते हो व्हाट इज एस्मा? वो एस्मा हो जाता है कोई कोई, या क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाता है, ठीक है। It may be mentioned that Parthenium or carrot grass that came into India as a contaminant with imported wheat has become ubiquitous in occurrence and causes pollen allergy. तो जो एक पार्थेनियम या कैरेट ग्रास आया था वीट, इंपोर्टेड वीट के साथ इंडिया में, तो वो सबको पोलन एलर्जी कॉज कर रहा था, ठीक है। ये जान के रखो, ये कभी कभी बहुत बहुत ही प्रीवियस ईयर में ये आया हुआ है नीट में, ओके। Pollen grain are rich in nutrient. It has become a fashion in recent year to use pollen tablet as food supplement. तो पोलिन ग्रेन बहुत ही न्यूट्रिएंट्स में, बहुत न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है, ओके। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है भाई, बताना मेरे को, ओके। तो अब एक फैशन हो गया एक तरीके का कि पोलिन टैबलेट यूज करते हैं एज फूड सप्लीमेंट। वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ पोलिन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप आर अवेलेबल इन द मार्केट। पोलिन प्रोडक्ट होता है टैबलेट की फॉर्म में या सिरप की फॉर्म में, वेस्टर्न कंट्रीज में अवेलेबल होता है। पोलिन कंजप्शन हैज बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्सेस। जो एथलीट होता है ना, उन लोग अगर पोलिन कंजप्शन करते हैं, जो रेसिंग में होता है या फिर जो रेस हॉर्सेस करते हैं, मतलब घोड़े पे चढ़ के जो रेस करते हैं, तो ये लेने से उनका क्या होता है, मतलब स्टेमिना और स्टेबिलिटी, पावर, एनर्जी और बढ़ जाता है, ओके। एनहांस कर देते हैं, इंक्रीज द परफॉर्मेंस कर देते हैं। इधर से आप लोग ना ये याद रखना कि पार्थेनियम जो इंडिया में आया था इम्पोर्टेड वीट के साथ, वो पोलन एलर्जी कॉज किया था। When once they are shed, एक बार वो शेड हो जाते हैं, क्या? पोलन ग्रेन हैव टू लैंड। क्या शेड हो जाते हैं? पोलन ग्रेन लैंड ऑन द स्टिग्मा। स्टिग्मा किसका पार्ट था? स्टिग्मा किसका पार्ट था? गाइनोशियम का पार्ट था ना, ऊपर वाला स्टिग्मा था, देन ये बीच वाला स्टाइल था, नीचे ओवरी था। तो पोलन ग्रेन को फिर स्टिग्मा पे शेड करना पड़ता है, स्टिग्मा पे उतर जाता है, एक तरीके से ऐसे समझो। बिफोर दे लूज वायबिलिटी इफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब कोई कोई वायबिलिटी, मतलब कि फर्टिलाइजेशन करने से पहले एलिजिबिलिटी, जैसे इंसानों में अपन एलिजिबिलिटी बोलते हैं कि ये एलिजिबल है फर्टिलाइजेशन करने के लिए, ये ह्यूमन बीइंग एक मेल और फीमेल एलिजिबल है, वैसे ही पोलन ग्रेन जब वायबल होता है कि अब ये कर सकता है फर्टिलाइजेशन, तो उसका वायलेबिलिटी लूज ना हो जाए, फर्टिलाइजेशन करने का क्षमता खत्म नहीं हो जाए, तब उससे पहले ही वो शेड कर जाता है स्टिग्मा पे, ठीक है। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलिन ग्रेन रिटेन वायबिलिटी, ये मैं आप लोगों को बोलूंगी। द पीरियड फॉर विच द पोलिन ग्रेन्स रिमेन वायबल is highly variable and to some extent depend on the prevailing temperature and humidity। तो जो कितना दिन तक वायबल रहता है, मतलब फर्टिलाइजेशन करने का क्षमता कितने दिन तक रहता है, वो बहुत वेरिएबल होता है। हर एक स्पीशीज में हर एक डिफरेंट डिफरेंट मतलब ना वायबिलिटी पीरियड होता है तुम्हारा। और ये किस सबसे डिपेंड किस पे करता है? टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है इसका वायबिलिटी, ओके। इतना समझ में आया तुम लोगों को? देन क्या बोल रहे हैं, इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड व्हीट पोलन ग्रेन लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स ऑफ द रिलीज। जैसे ही रिलीज होता है 30 मिनट में फर्टिलाइजेशन हो गया, देन तो वो फर्दर डिफरेंशिएशन डिवीजन होगा। अगर 30 मिनट हो जाता है एंड वो शेड नहीं करते, तब उसको फर्टिलाइजेशन करने का क्षमता या वायबिलिटी ऑफ पीरियड खत्म हो जाता है। और सीरियल्स और व्हीट में क्या होता है तुम्हारा? 30 मिनट का होता है, प्लीज नोट इट डाउन, इंपॉर्टेंट है ये। सीरियल्स और व्हीट में क्या होता है? 30 मिनट का होता है। और सब मेंबर्स ऑफ रोजेसी, लेगिमिनेसी, सोलेनेसी, ये सब आप लोग क्लास 11 में आई होप सो पढ़े होंगे। इसमें क्या होता है? दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ्स तक। You may have heard of storing semen sperm of any animals including human for artificial insemination। आप लोग तो अभी सुने ही होंगे कि अभी देखते हैं ह्यूमन में अभी चल रहा है ना आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन। उधर क्या होता है, जो स्टोर करते हैं अपन सीमेन को स्टोर करके रखते हैं कि फर्दर जो आप लोगों को फर्टिलाइजेशन करवाना है। तो वैसे ही इधर क्या बोल रहा है कि पोलन ग्रेन को भी अपन स्टोर कर सकते हैं इन फॉर ईयर तक स्टोर कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड में। पोलिन ग्रेन को भी अपन स्टोर कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में फॉर ईयर्स तक। कितना टेम्परेचर होता है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। कितना टेम्परेचर? -190 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये प्लीज नोट इट डाउन, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है।
Such stored pollen can be used as pollen bank similar to seed bank in crop breeding program. आप लोग सुने हैं क्या? सीमेन बैंक होता है, स्पर्म बैंक होता है, जो आप जब आप लोग ना फर्टिलाइजेशन के लिए आईवीएफ या इन विट्रो इन विवो फर्टिलाइजेशन के लिए काम आता है, तो वैसे ही पोलन बैंक होता है जिसमें अपन पोलन ग्रेन को स्टोर करते हैं। सीड बैंक होता है, सीड को स्टोर करते हैं किसके लिए? क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो किसमें स्टोर होता है? लिक्विड नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और बहुत सालों तक स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो इसका क्या है, मतलब बेनिफिट क्या होगा कि यहाँ पे जो राइस और व्हीट का पोलिंग ग्रेन का वायबिलिटी 30 मिनट है, वहीं पे इसका वायबिलिटी और बढ़ जाएगा। ठीक है, अब अपन आते हैं पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसैक। इधर इतना आप लोगों को ये समझ में आया ना कि स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। पिस्टिल क्या होता है? तो इधर देखो, गाइनोशियम कलेक्शन ऑफ पिस्टिल, पिस्टिल, ठीक है। स्टेमिन मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, स्टेमिन एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव। देन अपन आते हैं पिस्टिल। पिस्टिल क्या होता है फिर से देख लो एक बार आप लोग, गाइनोशियम रिप्रोडक्टिव पार्ट। अपन पिस्टिल में आते हैं तो पिस्टिल अपन को मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी इज द पिस्टिल। may consist of single pistil, एक पिस्टल हो सकता है जिसको अपन मोनोकार्पेरेली, मोनो मतलब एक, कार्पेरेली आप लोग उधर मैंने जो कैलिक्स को बताया था, ठीक है। और मे हैव मोर देन वन पिस्टल जिसको अपन मल्टी कार्पेरेली बोलते हैं, ठीक है। सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, या मोर होता है, मल्टी भी हो सकता है। ओके, इतना समझ में आया आप लोगों को? देन इधर क्या बोल रहा है? when there are more than one when there are more than one the pistil may be fused together syncarpus। अगर एक से ज्यादा होता है, मतलब एक से ज्यादा है और वो फ्यूज कर गया है, मतलब एक से ज्यादा है और वो एक दूसरे में घुस गया है, फ्यूज कर दिया है, तो उसको अपन सिनकार्पस बोलते हैं। और अगर वो फ्री है तो उसको अपन एपोकार्पस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? मतलब इधर क्या बोला है कि सिंगल पिस्टल होगा तो मोनोकार्पेलिली बोलेंगे, मोर देन वन होगा तो मल्टी बोलेंगे। अब मोर देन वन हुआ मतलब बहुत सारा है। अब दो, सब मैं आप लोगों को ऐसे समझाती हूँ। सपोज चार पांच दोस्त है, चार पांच दोस्त एकदम गले से गले मिलकर एकदम हाथ एक एक दूसरे पे हाथ रख के चल रहे हैं, एकदम फ्यूज होके चल रहे हैं एक दूसरे में, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सिन कार्पस। अगर एक दोस्त इधर चल रहा है, एक दोस्त उधर है, एक दोस्त इधर है, मतलब अलग अलग जगह पे है, फ्री है, मतलब फ्रीली चल रहे हैं, तो उसको एपोकार्पस बोलेंगे अपन। ठीक है, इतना समझ में आया? हम्म। सो ईच पिस्टल हैज थ्री पार्ट, जो मैंने आप लोगों को बताया था, स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी। ईच पिस्टल तीन पार्ट में होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, द स्टिग्मा सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। इधर अपन ऑलरेडी पढ़ चुके थे ये चीज, ठीक है। स्टिग्मा क्या करता है? स्टिग्मा क्या काम है भाई? उसके ऊपर लैंड होगा, तुम्हारा कौन लैंड होगा? पोलन ग्रेन। स्टाइल एलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट होता है बीनीथ द स्टिग्मा, स्टिग्मा के नीचे लंबा एलोंगेटेड पार्ट होता है स्टाइल। और बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टल इज द ओवरी। बेसल जो सबके नीचे बल्ज मतलब मोटा मोटा सा होता है, उसको अपन ओवरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवरियन कैविटी होता है जिसको अपन लोक्यूल बोलते हैं। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवरियन कैविटी होता है, लोक्यूल बोलते हैं। और एक और बात आप लोग याद रखना, इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बोल देती हूँ। सिन कार्पस जो होता है ना, सिन कार्पस में एग्जाम्पल ले लो आप लोग पेपेवर। ओके, पेपेवर। और जो एपोकार्पस होता है माइकेलिया, इसका एग्जाम्पल ले लो। सो एपोकार्पस का इतना नहीं पूछा गया है, बट सिन कार्पस का पेपेवर एग्जाम्पल जो फ्यूज्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? तो पेपेवर बोलते हैं। प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। तो चलो ओवरी में आ जाते हैं अपन। ओवरी के अंदर वाला पार्ट को, अब मैंने क्या बोला आप लोगों को? ओवरी के अंदर वाला पार्ट को अपन बोलते हैं ओवरी, ओवरियन कैविटी, जिसको अपन बोलते हैं लोक्यूल। ओवरी के अंदर होता है। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवरियन कैविटी। इस लोक्यूल के अंदर, सपोज एक गोल है ओवरी, अब इसके अंदर ले लो ये लोक्यूल, अब इसके अंदर हो गया ये प्लेसेंटा। ठीक है, इसके अंदर हो गया प्लेसेंटा।
रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन दैट यू स्टडीड। आप लोग जो पहले पढ़े होगे क्लास 11th में, मैं आप लोगों को फिर भी पढ़ा दूंगी बाद में। ये आप लोग देखो, ये पूरा हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट हो गया, ये ऊपर का स्टिग्मा हो जाता है, ये स्टाइल हो गया, ये ओवरी हो गया। अब ये देख लो, एक साथ फ्यूज होगा तो अपन बोलेंगे सिनकार्पस, फ्री होगा तो क्या बोलेंगे अपन, एपोकार्पस। अगर ये वाला सिर्फ ये स्टिग्मा एक होगा तो अपन क्या बोलेंगे इसको, देखो मोनोकार्पिलरी अगर एक पिस्टल हुआ तो, और ये मल्टी पिस्टल हुआ तो अपन क्या बोलेंगे, पॉलीकार्पिलरी। ठीक है, इतना समझ में आया। स्टिग्मा को देखो आप लोग, ऐसा होता है, ये को देखो मल्टी कार्पेलिटी, सिनकार्पस, पिस्टल और पेपेवर, इधर मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया था, और एपोकार्पस का गाइनिशियम होता है माइकेलिया। ओके, ये आप लोग देखो। अब ये क्या है, ओव्यूल देखो, ये एक ओव्यूल है, ठीक है। ये इसके अंदर क्या होता है, लोक्यूल होता है, ओवरियन कैविटी, उसके भी अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा होता है। ठीक है, इधर की तरफ, नीचे की तरफ, इधर, एक मिनट, इधर की तरफ ना तुम्हारे फ्यूनिकल के पास होता है प्लेसेंटा। ठीक है, तो जस्ट वेट अ मिनट गाइस। ठीक है, ये एक ओव्यूल का डायग्राम, प्लीज इसको ना आप लोग मतलब ना एकदम रट्टा मार लेना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। कैलेजल पोल कहाँ होता है, ये मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, सो स्टार्ट। Arising from the placenta are the megasporangium, commonly called ovules. मेगास्पोरेंजियम को अपन क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। मेगास्पोरेंजियम को अपन क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। और ये जो प्लेसेंटा है ना, जो मैंने आप लोगों को बताया, ये फ्यूनिकल से अटैच होता है, प्लेसेंटा फ्यूनिकल से अटैच होता है। ठीक है, सिंगल ओव्यूल हो सकता है, मेनी ओव्यूल हो सकते हैं, ये आगे होगा, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। The तो मेगास्पोरेंजियम अब क्या, द नंबर ऑफ ओव्यूल इन द ओवरी मे बी वन, लाइक व्हीट, पैडी, मैंगो, और टू मेनी हो सकता है, पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स। एक होगा ओवरी, एक होता है अपन व्हीट, पैडी, मैंगो, मैंगो में देखते हो ना एक ही सीड होता है। और टू मेनी, बहुत सारा ओवरी हो सकता है, पपाया, वाटरमेलन, वाटरमेलन में तो देखते हो ना खाने, इसलिए अपन क्या सोचते हैं कि यार काश बीज निकला हुआ ये ऐसा वाटरमेलन मिल जाता अपन को। हाँ, पपाया में देखते हो ब्लैक ब्लैक कितना सारा होता है, ऑर्किड्स में भी देखते हो कितना सारा होता है। तो अब मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल में आ जाता है। तो द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। मैंने आप लोग को बताया ना, ये फ्यूनिकल के स्टॉक के पास ये प्लेसेंटा अटैच होता है। ठीक है, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। ठीक है, ये जो ओव्यूल का बॉडी होता है ना, ये फ्यूनिकल्स के साथ ये क्या करता है, अटैच होता है, मतलब फ्यूनिकल के साथ ये फ्यूज होता है, जुड़ रहा होता है, जिसको अपन हाइलम बोलते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ये ऐसे ऐसे जा रहे हैं ना, ये हाइलम वाला पार्ट, तो उससे अटैच होता है हाइलम। Thus, hilum represent the junction between the ovule and the funicle. एक ओव्यूल के बीच में और एक फ्यूनिकल के बीच में जो डिवीजन जंक्शन होता है उसको अपन हाइलम बोलते हैं। नोट इट डाउन, इम्पोर्टेंट। दस, हाँ, ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव एनवेलप कॉल्ड इंटीग्यूमेंट। एक से दो, ये देखो प्रोटेक्टिव होता है। हर देखते हो ना आप लोग, जब एक प्लेसेंटा होता है ना, जब एक औरत के पेट में बच्चा होता है, प्लेसेंटा उसको कवर कर रहा होता है, क्यों, फॉर द प्रोटेक्शन। तो इधर इसके प्लेसेंटा को, ओव्यूल के प्लेसेंटा को भी कौन कवर कर रहा है, इंटीग्यूमेंट। एक से या एक से ज्यादा भी हो सकता है, ये आउटर देख लो, इनर देख लो। ठीक है, इंटीग्यूमेंट, एनसर्कल द न्यूक्लियस एक्सेप्ट एट द टिप वियर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल ऑर्गेनाइज। ठीक है, ये जो इंटीग्यूमेंट है ना, पूरा न्यूक्लियस को ढका हुआ रखता है, पूरा अपने जगह एक बच्चा को, न्यूक्लियस को पूरा बचा के रखता है, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोपाइल। जैसे आप लोग प्लेसेंटा, ह्यूमन बीइंग में क्या देखते हो ना, अम्बलिकल कॉर्ड जो अटैच होता है उससे न्यूट्रिएंट जाता है, तो कुछ तो जगह होगा ना भाई न्यूट्रिएंट पहुंचाने के लिए, तो माइक्रोपाइल रीजन की तरफ वो एक नहीं ढका हुआ होता है। ठीक है, वहां पे इंटीग्यूमेंट नहीं ढक रहा होता है, एक्सेप्ट एट द टिप ऑफ अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल। ऑपोजिट, माइक्रोपाइल से ठीक अपोजिट की तरफ कैलेजा होता है, रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट। बेसल नीचे का पार्ट ऑफ द ओव्यूल को अपन क्या बोलते हैं, कैलेजा बोलते हैं। कैलेजा बोलो, चलेजा बोलो, वॉट एवर द प्रोनाउंसिएशन यू वुड लाइक टू डू। ठीक है, ओव्यूल समझ में आया। ये एक ओव्यूल है, इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें प्लेसेंटा फ्यूनिकल की तरफ अटैच होता है।
प्लेस है। ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में जंक्शन होता है जिसको अपन हाइलम बोलते हैं। इंटीग्यूमेंट प्रोटेक्टिव मतलब अपने बच्चे को संभाल के रखता है। एक या एक से दो से एक या दो हो सकता है, मतलब एक या एक से ज्यादा हो सकता है प्रोटेक्टिव कवरिंग। ठीक है, ये किसको, अपना बच्चा न्यूक्लियस को बचा के रखता है, एम्ब्रियो सैक को। इंटीग्यूमेंट सबको कवर करता है, पूरा बच्चा को बचाता है, लेकिन माइक्रोपाइल की तरफ भाई ओपनिंग सीधा रखता है, उधर अपन कुछ नहीं करेंगे, उधर थोड़ा जगह फाका रखेंगे। और माइक्रोपाइल के ठीक अपोजिट में चलेजल पोल होता है, चलेजल एंड होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। एनक्लोज्ड विद इन द इंटीग्यूमेंट इज अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड द न्यूक्लियस। ठीक है, इधर मैंने बताया आप लोग को, सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस हैव अबंडेंट फूड मटेरियल, बहुत सारा खाना होता है। खाना क्या माइक्रोबाइल की तरफ से आता है तुम्हारा उधर से। और लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इज द एम्ब्रियो सैक ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट क्या होता है प्लीज बताना मेरे को। एन ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर। एक ओव्यूल के पास एक ही एम्ब्रियो सैक होता है जो मेगास्पोर से बन रहा होता है। अच्छा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अपन क्या पढ़े थे ना इधर, जेनेसिस क्या पढ़े थे अपन, कि माइक्रो के पोलन मदर सेल से एक मास है जो बच्चा, इधर इधर बच्चा कौन है, इधर बच्चा माइक्रोस्पोर है, मियोसिस के द्वारा बनता है, उसको अपन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। तो अब मैं मैक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, सॉरी मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है। हम्म हम्म, हाँ, तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है ना। हाँ, megasporogenesis, the process of formation of megaspore from the megaspore mother cell. पोलिन मदर सेल से उसको अपन, और अब इधर क्या है, मेगास्पोर मदर सेल से जो मेगास्पोर बन रहा है उसको अपन मेगास्पोरोजेनेसिस बोल रहे हैं। ठीक है, ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइल रीजन ऑफ द न्यूक्लियस। तो इसका मतलब क्या होता है देखो, जस्ट वेट अ मिनट गाइस, जस्ट वेट अ मिनट। हम्म तो ये जो क्या बोल रहा है इधर, आप लोग पहले ये सब देख लो थोड़ा सा। पार्ट ऑफ द विल शोइंग अ लार्ज मेगा स्पोर मदर सेल, ये मेगा स्पोर मदर सेल है। ठीक है, डायड एंड द टेट्राड, डायड डबल देख रहे हो आप लोग, टेट्राड चार देख रहे हो। ठीक है, मेगास्पोर डायड, मेगास्पोर टेट्राड, ये माइक्रोपाइल एंड है, क्लेजल एंड हो जाएगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस है। ठीक है, अब ये वाला जो है ना सिनर्जी सेंट्रल सेल, ये आप लोग अब पढ़ोगे। ठीक है, ये आप लोग अब पढ़ोगे। इतना दूर तक समझ में आया आप लोगों को, आया कि नहीं आया, इतना दूर तक अच्छे से समझ में आया ना। ठीक है, तो इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। तो इधर अपन क्या पढ़े थे कि ओविल जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल सिंगल मेथड मेगास्पोर मदर सेल ही डिफरेंशिएट करते हैं इन द माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल रीजन में सिंगल मदर सेल ही तुम्हारा डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, ऑफ द न्यूक्लियस की तरफ। ठीक है, इधर देख लो, इधर की तरफ, ये इधर माइक्रोपाइल रीजन की तरफ। इट इज लार्ज होता है ये, डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, बड़ा होता है, लार्ज होता है, डेंस होता है। लार्ज होता है, डेंस होता है। एक मिनट, क्या हो रहा है। हम्म मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोटिक डिवीजन, इधर भी मियोटिक डिवीजन होता है। अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर, उधर हम लोग 4 टेट्राड मैंने आप लोगों को दिखाया था ना इधर, ये देखो मियोसिस हो रहा है, 4 टेट्राड बन रहा है, इधर भी 4 मेगास्पोर बनता है। ठीक है, 4 मेगास्पोर बनता है, टेट्राड बन जाता है मियोसिस के द्वारा। साइड में आता है, इधर मैंने आप लोगों को बताया था फीमेल और दी एम्ब्रियो सैक, याद रखना ये चीज। ठीक है, अब ठीक है, अब देखो, इन अ मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर एक फंक्शनल होता है तुम्हारा, वाइल दी अदर 3 डीजेनरेट। ठीक है, इधर समझो,
मतलब ये जो चार टेट्राड है ना, इन चार टेट्राड में से एक तो फंक्शनल होता है, काम का होता है, बाकी तीन डीजेनरेट हो जाता है। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक। मतलब जो वो फंक्शनल वाला होता है ना, वही तुम्हारा आगे जाके एम्ब्रियो सैक बनता है। ठीक है, बाकी तीन तो डीजेनरेट हो जाता है, बाकी तीन क्या होता है, डीजेनरेट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, क्या इधर आप लोग इधर समझे? ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप करते हैं एम्ब्रियो सैक में या फीमेल के में। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये जो मेथड होता है एम्ब्रियो सैक का, सिंगल मेगास्पोर से बनने, फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर से, एक सिंगल मेगास्पोर से जो एम्ब्रियो सैक बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब इधर क्या बोल रहे हैं कि व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस माइक्रोस्पोर मदर सेल द फंक्शनल मेगास्पोर एंड द फीमेल गैमेटोफाइट। तो प्लॉइडी क्या होगा इसका, देखो, टेट्राड चार होगा, ठीक है, फंक्शनल मेगास्पोर का एक ही होगा एन, है ना, फंक्शनल का क्या होगा, एक होगा ना, एंड द फीमेल गैमेटोफाइट का। तो 40 एमएमसी है, सपोज 40 अगर माइक्रोस्पोर मदर मेगास्पोर मदर सेल है, तो फंक्शनल मेगास्पोर कितना होगा, 40 होगा उधर भी। ठीक है, तो लेट अस स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक इन डिटेल। अब अपन डिटेल में समझेंगे कि एम्ब्रियो सैक कैसे फॉर्म हुआ। ओके, तो द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म ट्यू न्यूक्लियाई व्हिच मूव टू द अपोजिट पोल। तो सबसे पहला क्या होता है, ये जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है ना, माइटोटिकली डिवाइड करता है, माइटोटिकली डिवाइड करता है। मियोसिस हम लोगों ने पढ़ा था, रिडक्शन डिवीजन है, इधर माइटोटिक हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन। तो वो माइटोटिक डिवीजन दो न्यूक्लियाई में बनता है, ठीक है, एक फंक्शनल मेगास्पोर तुम्हारा दो न्यूक्लियाई में बनता है, तो वो क्या करता है, अपोजिट मोल, एक इस तरफ से चल जाता है, एक इस तरफ चल जाता है। ठीक है, ये इधर देखो आप लोग, इस तरफ जो है, इस तरफ जो है, अच्छे से मैं बाद में समझाऊंगी, इस तरफ गया, इस तरफ गया, ठीक है। हम्म, फिर क्या होता है, फॉर्मिंग द टू न्यूक्लियड एम्ब्रियो सैक। इधर आप लोग देख रहे हो ना, दो न्यूक्लियर से दो न्यूक्लियड एम्ब्रियो सैक बन गया। ठीक है, ये किससे किससे हुआ है, एक मेगास्पोर से हुआ है, एक फंक्शनल मेगास्पोर से हुआ है, एक फंक्शनल मेगास्पोर से हुआ है, बाकी तीन तो डीजेनरेट कर गया था। ठीक है, फिर क्या होता है, टू मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फोर, फिर 8 स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियो सैक। तो इधर क्या बोल रहा है कि सबसे पहले दो होता है, फिर वो फर्दर डिफरेंशिएट मैथमेटिकली करता है, तो वो दो चार में होता है, फिर वो फर्दर करता है तो 8 होता है। ठीक है, समझे इतना? देन क्या होता है, इफ इट इज ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट दिस माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। ठीक है, दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। इधर क्या ताज्जुब करने वाला बात है कि जब सेल वॉल फॉर्मेशन हो रहा है तभी तुम्हारा ये नहीं हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन के साथ साथ न्यूक्लियर डिवीजन नहीं हो रहा है। ठीक है, इधर ये बात याद रखना तुम लोग, इमीडिएटली नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं नहीं हो रहा है, लेकिन इमीडिएटली नहीं हो रहा है, फ्री है, वो अपनी मर्जी का मालिक है। ठीक है, इधर न्यूक्लियस के अपने मर्जी का मालिक है, अपने हिसाब से माइटोटिक डिवीजन कर रहा है कि उसका इस टाइम मन करेगा तो वो इस टाइम कर ले रहा है। ठीक है, अब एट एट न्यूक्लियर स्टेज बन गया, दो बना, चार बना, आठ बना। ठीक है, डबल होता गया, तब एट बना, तो सेल वॉल आर लेट डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। सेल वॉल लेट डाउन हो जाता है, ठीक है, फिर और लीड करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल, तब जाके फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक होता है। ऑब्जर्व द डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। 6 of the 8 nuclei are surrounded by the cell wall and organized into cells. ठीक है, remaining two nuclei called the polar nuclei are situated below the egg apparatus in the large central cell. इधर अब देखो, दो बना, चार बना, आठ बना, आठ के बाद क्या बन गया, अपना एक एम्ब्रियो सैक बन गया। एम्ब्रियो सैक बनने के बाद इधर क्या बोल रहा है कि छह जो होता है, छह जो न्यूक्लियर जो तुम्हारा होता है, न्यूक्लियेटेड सेल होता है ना, इधर देखो क्या बोल रहा है, 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई जो होता है वो सेल वॉल से सराउंडेड होता है, लेकिन जो दो होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं,
होता है। जो दो न्यूक्लियाई होता है पोलर न्यूक्लियाई, वो कहाँ होता है तुम्हारा एग के तरफ होता है। कहाँ पर होता है तुम्हारा, कॉल आर सिचुएटेड बिलो द एग एपेरेटस, एग एपेरेटस के नीचे होता है, जिसको अपन सेंट्रल सेल बोलते हैं। इन द लार्ज सेंट्रल सेल के पास, लार्ज सेंट्रल सेल के पास, ये लार्ज सेंट्रल सेल है, ये तुम्हारा एग एपेरेटस के बिलो पे दो न्यूक्लियर पोलाई होता है, न्यूक्लियर पोलर न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, इधर आप लोग देख सकते हैं, ये अपन मैं समझाऊंगी। माइक्रोपिलर एंड मैंने आप लोगों को बताया था। इधर तुम्हारा इंटीग्यूमेंट पूरा सराउंड नहीं करते, नीचे का कलेजर एंड हो गया। अब देखो इधर क्या बोल रहा है, देन there is a characteristic distribution of the cells within the embryo sac. अब कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंशिएशन, अब एक इंसान है उसमें भी तो कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंशिएशन होता है। आंख ऊपर होता है, फिर नाक होता है, फिर लिप होता है, फिर तुम्हारा फेस होता है, फिर तुम्हारा नेक होता है, ऐसे ही तो इसमें भी एम्ब्रियो सैक में भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल होता है। क्या होता है, 3 cells are grouped together at the micropillar end and constitute the egg apparatus. ये जो तीन है ना, माइक्रोपिलर एंड के पास तीन होता है, 1 2 3, जो तुम्हारा एग अपरेटस बनाता है। ठीक है, द एग apparatus in turn consists of 2 synergids and 1 egg cell. देखो फिर से देखो, 3 सेल है माइक्रोपिलर एंड के पास, जो कंस्टिट्यूट करता है, बनाता है, 3 सेल बनाता है तुम्हारा एग अपरेटस। अब एग अपरेटस में क्या होता है, वो दो तो कर लेता है, सिनर्जिड बन जाता है, दो में दो तुम्हारा क्या सिनर्जिड हो जाता है, एक एग सेल बन जाता है। ठीक है, the synergid of special cellular thickening at the micropillar tip called the filiform apparatus, which play an important role in guiding the pollen tube into the synergid. तो सिनर्जिड के पास में एक स्पेशल होता है, फिलीफॉर्म एपेरेटस होता है। फिलीफॉर्म देखते हैं ना, पिलाई के जैसा होता है फिलीफॉर्म, जो मूवमेंट में हेल्प करता था फिलीफॉर्म उधर तुम्हारा नॉर्मल सेल में, तो इधर फिलीफॉर्म होता है कि तुम्हारा गाइड करता है पोलिन को तुम्हारा सिनर्जिड्स में आने के लिए, रास्ता गाइड करता है, बताता है कैसे आना है, इधर आओ अपने पास बुलाता है, विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलिन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। 3 cells are located at the callosal end are called the antipodal. ठीक है, इधर 3 हो गया, इधर 3 हो गया, कितना हुआ 6। हम लोग कितना 8 न्यूक्लिएटेड बना था। कैलेजल एंड के पास होता है, जिसको अपन एंटीपोडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल। ठीक है, The large central cell, as mentioned earlier, has 2 polar nuclei. इधर अपन मैंने बताया था ना आप लोगों को कि जो 2 पोलर न्यूक्लियाई बनता है ना, वो लार्ज सेंट्रल सेल के पास होता है। Thus, a typical angiosperm embryo sac at maturity, though 8 nucleated, is 7-celled. अब इधर कंफ्यूजन मत करना, ये 8 न्यूक्लिएटेड था, ये 8 न्यूक्लिएटेड अभी भी है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, लेकिन ये 7 न्यूक्लिएटेड है। क्यों, 2 पोलर न्यूक्लियाई एक साथ, दो एक साथ तुम्हारा सेंट्रल एंड पे है, तो ये 1 2 3 4 दोनों को 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये एक साथ, तो ये 8 न्यूक्लिएटेड है, लेकिन एक मेच्योर एम्ब्रियो सैक, हमेशा याद रखना मेच्योर, ये वर्ड मत भूलना। एक मेच्योर एम्ब्रियो सैक 8 न्यूक्लिएटेड होता है, लेकिन 7 सेल्ड होता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया, इतना समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को। ओके, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्टेमेन पढ़ लिया, उधर हम लोगों ने फोले हो रहा है वो पढ़ लिया। ठीक है, इंट्रोडक्टरी पार्ट में अपन ने पढ़ लिया स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर एंजियम, स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोर एंजियम, जेनेसिस कैसे हो रहा है, हम लोगों ने पढ़ लिया कि एम्ब्रियो सैक कैसे बन रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बन रहा है। मैंने आप लोगों से पूछा मेल गैमेटोफाइट क्या है, प्लीज मुझे बताना। ओके, गैमेटोफाइट भी पॉलिनेशन पे आ जाते हैं अपन। In the preceding section, you have learned that the male and the female gamete in the flowering plant are produced in the pollen grain and embryo sac. तो आप भाई मेल गैमेट क्या है, फिर भी मैं बोलूंगी नहीं, आप लोग मुझे बताना। आगे हम लोग पढ़ चुके हैं कि मेल एंड फीमेल गैमेट इन द फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस होता है इन द पोलन एंड द एम्ब्रियो sac, pollen grain and the embryo sac respectively, as both types of gamete are non motile. दोनों टाइप ऑफ गैमेट, इधर हमेशा याद रखना कि मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट भी नॉन मोटाइल होता है। अब नॉन मोटाइल होता है तो हम लोग भाई मतलब मैम फर्टिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब आप लोग आगे पढ़ोगे ह्यूमन फर्टिलाइजेशन में स्पर्म मोटाइल होता है, ठीक है, तभी ना फर्टिलाइजेशन होता है। मैम इधर तो ये मोटाइल मतलब ना दोनों ही मोटाइल नहीं है, दोनों ही एक जगह। नॉन मोटाइल मतलब कोई चल फिर नहीं सकता है, और मोटाइल मतलब चल फिर सकता है, तो मैम दोनों ही नॉन मोटाइल है। तो अब इधर फर्टिलाइजेशन
पॉलिनेशन कैसे होगा? फर्टिलाइजेशन होने के लिए तो दोनों को एक साथ आना पड़ेगा ना, तो उसी के लिए भाई पॉलिनेशन आया है। हर चीज का ऊपर वाले ने एक रास्ता दिया है, ठीक है, तो उसी के लिए पॉलिनेशन आया है। तो व्हाट इज पॉलिनेशन? इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। इसको दोनों को एक साथ लाने में, फीमेल एंड द मेल गैमेट को एक साथ लाने में, उधर फर्टिलाइजेशन होने में पॉलिनेशन मदद करता है, ठीक है। इतना समझ में आया कि मैम पॉलिनेशन क्या है, कहाँ से आया, और क्यों मेल और फीमेल गैमेट अगर नॉन मोटाइल है तो कैसे उन लोग को साथ लाएगा, कौन लाएगा, समझ में आया। पॉलिनेशन एक मसीहा है। एक लड़का और एक लड़की रूठ गया तो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है ना, लड़का का है या लड़की का बेस्ट फ्रेंड तो होता है ना कि उनको साथ में वापस लाने के लिए। तो वही वाला सीन है इधर। मैम देखो फिर क्या बोल रहा है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। ट्रांसफर कैसे होता है? शेड होता है ना फ्रॉम दी एंथर। कहाँ पे शेड होता है ये बताना मेरे को। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ये तो लिखा हुआ है यार यहाँ पे तक, तब तो आप लोगों को पता ही चल गया कहाँ पे शेड होता है, स्टिग्मा पे, है ना। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल इज टर्म्ड पॉलिनेशन। तो जो जो शेड हो रहा है ना पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर, उसी को अपन पॉलिनेशन बोल रहे हैं, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग एरिया ऑफ अडेप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन। बहुत ही अलग अलग तरीका होता है सब में। दे मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट टू अचीव। एक्सटर्नल एजेंट कौन है? एक्सटर्नल एजेंट बी हो जाता है। एक्सटर्नल एजेंट कोई भी इंसेक्ट हो जाता है। काइंड ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन भी बहुत टाइप के होते हैं और वो डिपेंड करता है कि कैसा पोलन है, पॉलिनेशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑटोगैमी, ये अच्छे से पढ़ना। ऑटोगैमी, जीटोनोगैमी, जेनोगैमी, ठीक है, ये आता है क्वेश्चन। इससे क्वेश्चन लाइक आता ही रहता है। जेनपास में तो आप खास करके देखोगे ये ऑटोगैमी, जेंटोगैमी, ये सबसे आता ही है। ऑटोगैमी क्या होता है? इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। मतलब एक ही फ्लावर में जो मेल एंड फीमेल गैमेट होता है उधर पॉलिनेशन अचीव होते हैं। कैसे होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इन द सेम फ्लावर। मतलब एक ही फ्लावर में होता है, एक ही फ्लावर में ये क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन हो जाता है। नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोजेस द एंथर एंड द स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेदर रेयर। एक नॉर्मल फ्लावर में जो ओपन करता है, एक्सपोज करता है एंथर को, स्टिग्मा को, और कंप्लीट ऑटोगैमी रेयर होता है उधर। तो क्या होता है? ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर्स सिंक्रोनीन पोलन रिलीज। मतलब एक रास्ता होना चाहिए पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, एंड ऑल्सो द एंथर्स एंड द स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन कैन ऑकर, ठीक है। इधर इसका ऑटोगैमी में एग्जांपल याद रखना, हमेशा याद रखना। ऑटोगैमी कहाँ होता है? सेम फ्लावर में होता है। ऑटोगैमी कहाँ होता है? सेम फ्लावर में हो सकता है, होता है, हो सकता नहीं, होता है। ये देख रहे हो ना, ये वाला ऑटोगैमी से सच एज पैंसी, कॉमन नेम पैंसी है, वियोला या ऑक्सैलिस, कमेलिना या कमेलिना, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। इन लोग दो टाइप का फ्लावर बनाते हैं, चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस। चेस्मोगेमस क्या होता है? विच आर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीशीज विथ एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा। मतलब उन लोग अदर स्पीशीज, चेस्मोगेमस क्या होता है? दिखने में सेम होता है, सिमिलर होता है वो फ्लावर दूसरे स्पीशीज के साथ, और उसका एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होता है, खुला हुआ होता है। क्लिस्टोगेमस क्या होता है? फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल। क्लिस्टोगेमस में वहां पे तो ओपन ही नहीं करता है, उधर एंथर और स्टिग्मा तुम्हारा एक्सपोज ही नहीं हुआ होता है। चेस्मोगैमस, तो डिफरेंशिएशन कैसा पता चलेगा मैम? एंथर और स्टिग्मा मतलब फ्लावर क्या होता है ना, दिखने में सेम होता है अदर स्पीशीज के साथ, और वो क्या होता है इधर अदर स्पीशीज, एंड उसका जो एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज होता है। क्लिस्टोगेमस में ओपन ही नहीं होता है, एक्सपोज ही नहीं होता है, शर्मीला होता है क्लिस्टोगेमस, चेस्मोगेमस शर्मीला नहीं होता है, ओके। In such flowers, the anther and the stigma lie close to each other. इस ऐसे फ्लावर्स में क्या होता है ना, एक दूसरे से बहुत ही करीब सटा हुआ होता है तुम्हारा एंथर और द स्टिग्मा। व्हेन एंथर डिहाइज टू द ब्लड्स, पोलन ग्रेन्स कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा। जब डिहाइज होता है, ब्रेक डाउन होता है एंथर का, तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के तरफ आ जाता है पॉलिनेशन करने के लिए। Thus, क्लिस्टोगैमस flowers are invariably autogamous as there is no chance of cross pollen landing on the stigma. Clistogamous flowers produce assured seed set even in the absence of pollinator. ठीक है। अब इधर देखो, ये क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर, ठीक है। जीटोनोगेमी,
ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। एक ही पौधा है, ये एक फूल निकला हुआ है, ये एक फूल निकला हुआ है, इधर से जो होता है ना इसको जिटोनोगेमी होता है, बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन, ठीक है, जिसको अपन क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्व होता है। ऑल्दो इट इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट, इधर भी पॉलिनेटिंग एजेंट लगता है। जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी, जेनेटिकली तो ये ऑटोगेमस होता है, लेकिन ये तुम्हारा जो होता है फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। फंक्शनल वाला क्या होता है, देखो एक पौधा है, एक पौधा में 2 फूल 3 फूल निकला है, अब ये एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में जाने के लिए कुछ तो चाहिए, ये तो पास है नहीं, तो फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन होता है। लेकिन ऑटोगेमस एक ही जगह है, सेम स्पीशीज का है, तो ये जेनेटिकली ऑटोगेमस बोल दिया है इसको, ठीक है, समझ में आया? तो सिंस द पोलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट से आ रहा है, इस वजह से ऑटोगेमस बोल दिया गया। जेनोगेमी अब क्या हो गया मैम, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अनदर फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। एक पौधा, ये एक पौधा है, इधर ये दूसरा पौधा है, इसमें फूल निकला है, इसमें फूल निकला है, अब यहाँ से जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है, क्या यहाँ से जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है उसको अपन बोलते हैं जेनोगेमी। उधर जो पॉलिनेशन हो रहा है जेनोगेमी। This is the only type of pollination which during pollination brings genetically different type of pollen grain to the stigma, ठीक है ना? तो डिफरेंट टाइप का ऑफ कोर्स अब आता है, डिफरेंट से डिफरेंट में हो रहा है तो डिफरेंट टाइप का पोलन ग्रेन आएगा। अब एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन बायोटिक भी होता है, एबायोटिक भी होता है, ठीक है। तो प्लांट यूज टू एबायोटिक विंड एंड वाटर, हवा के जरिए या पानी के जरिए होता है, और बायोटिक एनिमल एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट, हम लोग जानते हैं इंसेक्ट जैसे कि फॉर पॉलिनेशन। ओनली इन स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूज एबियोटिक एजेंट विंड और वाटर के थ्रू पॉलिनेशन। बहुत ही कम प्लांट कराता है, मेजॉरिटी तुम्हारा एनिमल के थ्रू ही होता है। Pollen grain coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination, ठीक है, चांस फैक्टर होता है, बहुत चांस होता है इसमें कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। विंड एंड वाटर कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटीज एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ पोलन ग्रेन, द फ्लावर प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन व्हेन कंपेयर्ड टू द नंबर ऑफ ओव्यूल अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। ये वाला है ना क्लिस्टोगेमस फ्लावर, इधर देख रहे हो ना, ये मैंने आप लोग पढ़ाया क्लिस्टोगेमस, ठीक है, चेस्मोगेमस क्लिस्टोगेमस, ठीक है। Pollination by wind is more common amongst abiotic pollination. एबियोटिक पॉलिनेशन जो मैंने बताया आप लोगों को कि वाटर के जरिए भी हो सकता है, विंड के जरिए भी हो सकता है। तो विंड के जरिए बहुत ही ज्यादा कॉमन है कि हवा से हो रहा है, ये देख रहे हो ना, विंड के जरिए। विंड पॉलिनेटेड प्लांट शोइंग कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज्ड स्टेमेंस, ये आप लोग कभी देखे भी हो गई है, आई होप सो। तो ऐसे ऐसा जो रहता है, तो ये विंड के जरिए जो पॉलिनेशन होता है। विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर्ड द पोलन ग्रेन लाइट नॉन स्टिकी सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करंट। लाइट मतलब नाजुक सा होना चाहिए, बहुत हल्का होना चाहिए कि विंड, अब भारी सामान तो विंड के जरिए उड़ के जाएगा नहीं, हवा के जरिए कभी भारी सामान उड़ के गया नहीं, तो लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, और नॉन स्टिकी, स्टिकी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अगर वो स्टिकी हो गया हवा के जरिए कहीं भी चिपक सकता है, ठीक है। तो वो विंड के जरिए दूसरे की तरफ जाएगा, तो लाइट और नॉन स्टिकी होना चाहिए सो दैट दे कैन ट्रांसपोर्ट इन विंड करंट। दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज स्टेमन, ये जो विंड के जरिए जो पॉलिनेशन होता है ना, विंड पॉलिनेशन, उधर वेल एक्सपोज स्टेमन होता है, स्टेमन वेल एक्सपोज्ड होता है, सो दैट द पोलन आर इजीली डिस्पर्स्ड इनटू द विंड करंट। आप लोग ये देखे होंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगी किधर आप लोग देखे होंगे, है ना। एंड लार्ज ऑफन फेदरी स्टिग्मा टू इजीली ट्रैप एयरबॉर्न पोलन ग्रेन्स, ठीक है। Wind pollinated flowers often have a single ovule in each ovary. Single ovule मैंने किसमें बताया था, आप लोग मेरे को बताने। एग्जाम्पल हम लोग अभी पढ़े थे कुछ थोड़ा देर पहले, तो सिंगल ओव्यूल किसमें बनाया था। तो इधर क्या बोल रहा है कि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होता है ना, उसमें सिंगल ओव्यूल होता है ईच ओवरी में, एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस, बहुत सारे फ्लावर एक पैक्ड होता है इन्फ्लोरेसेंस में। एंड अ फेमिलियर एग्जाम्पल इज द कॉर्न कॉब, इसका एग्जाम्पल क्या है, कॉर्न कॉब। द एयर्स यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड द स्टाइल which wave into the wind to the trap pollen grains. Wind pollination is quite common in grasses, ठीक है, grasses में। एग्जाम्पल याद रखना कि wind pollination सबसे ज्यादा कॉमन किस में होता है, wind pollination भाई सबसे ज्यादा कॉमन होता है grasses में, ठीक है। अब इधर आते हैं अपन, pollination by water is quite rare in flowering plant
and is limited to about 30 genera, mostly monocotyledons. तो जो पॉलिनेशन बाय वाटर भी होता है ना, ज्यादातर फ्लावरिंग क्वाइट रेयर होता है फ्लावरिंग प्लांट में तो, लेकिन लिमिटेड होता है 30 जेनेरा में, मोस्टली मोनोकॉटिलेडेंस। मोनोकॉटिलेडेंस अगर आप लोगों को पता है तो मेरे को बताना क्या है। As against this, you would recall that water is a regular mode of transport for the male gamete among the lower plant groups such as algae, bryophyte, pteridophyte. ये आप लोग पढ़े होंगे या फिर मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को क्लास 11 में, जो एल्गी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में जो नीचे की तरफ होता है, पानी के नीचे की तरफ, उधर वाटर ही जरिया होता है पॉलिनेशन कराने का। इट इज बिलीव्ड particularly for some bryophyte and pteridophyte that their distribution is limited because of the need for water for the transport of male gamete and fertilization. ये देखा गया है कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट का जो संख्या है ओके वो कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उधर वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं दिख रहा है, लिमिटेड है फॉर द मेल गैमेट एंड फर्टिलाइजेशन होने के लिए। सम एग्जांपल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट, विंड पॉलिनेशन का एग्जांपल आप लोग ग्रास देखें। अब वाटर पॉलिनेशन का एग्जांपल देखना इंपॉर्टेंट है, मार्क इट, राइट इट वेयर एवर यू वांट टू, ठीक है। वेलिस्नेरिया हाइड्रिला which grow in fresh water and several marine sea grasses such as Zostera knot, ठीक है, grow not all aquatic plant use water for pollination। ये जितने भी है ये वेलिस्नेरिया हाइड्रिला जोस्टेरा नॉट ये सब वाटर को यूज करते हैं फॉर द मीन ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। In a majority of aquatic plants such as water hyacinth and water lily, जो majority of aquatic water hyacinth देखे ना, water lily तो देखे ही होंगे, the flowers emerge above the level of the water and are pollinated by insect or wind, as in most of the land of water, and are pollinated by insect or wind प्लांट। तो इधर क्या बोल रहा है कि देखिए ना, लिली तो ऊपर की तरफ रहता है ना, वाटर हाइसिंथ या वाटर लिली जो होता है ऊपर की तरफ होता है, तो इस वजह से उधर पॉलिनेटर्स मतलब इंसेक्ट का जरूरत होता है, या फिर तुम लोगों का बाय द विंड पॉलिनेशन के द्वारा होता है। वेलिस्नेरिया में द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक एंड द मेल फ्लावर और द पॉलिनेटर्स आर रिलीज्ड ऑन टू द सरफेस ऑफ वाटर। मतलब फीमेल फ्लावर क्या था, सरफेस पे, वाटर के सरफेस पे एक लॉन्ग स्टॉक के जरिए मतलब ना जाती है, और मेल फ्लावर उसी पानी में ही रिलीज होता है, ठीक है। मेल फ्लावर या पोलन ग्रेन होता है ना, रिलीज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर में होता है, तब उधर जाके हम लोग जब करीब आते हैं तब उधर दे कैरिड, एक मिनट गाइस, ठीक है। क्या बोल रहा है इधर, दे आर कैरिड पैसिवली बाय द वेव करंट। वेव करंट मतलब पानी का जो लहर होता है, देखो सरफेस की तरफ है फीमेल, ठीक है, फीमेल फ्लावर या जो है ना वो सरफेस की तरफ जा चुकी है, वो नीचे की तरफ, पानी के नीचे की तरफ जा चुकी है, और पानी के नीचे तरफ ही मेल फ्लावर को या पोलिन ग्रेन को शेड कर दिया गया, वो ट्रांसफर हो गया। तो उधर क्या होता है ना तुम्हारा कि वे जो विंड करंट के द्वारा, अब तो वो उन लोग दोनों वहां पर है, अब कुछ तो करीब आए, तो वो जो हम लोग का लहर आता है उसके द्वारा उन लोग करीब आता है, उसके द्वारा वहां पे पॉलिनेशन होता है। Some of them eventually reach the female flower and the stigma. In the another group of water pollinated plants such as sea grasses, female flower remains submerged in water and pollen grain are released inside the water. Water में रिलीज होता है, फीमेल जो फ्लावर थे सबमर्ज होती है, धसी भी होती है वाटर में। पोलन ग्रेन इन मेनी सच स्पीशीज आर लॉन्ग रिबन लाइक। ऑफ कोर्स ये बात है, इस टाइप में इन दिनों में जब पोलन अगर हम लोगों को पॉलिनेशन करवाना है, फर्टिलाइजेशन करवाना है, तो फीमेल फ्लावर जो होता है, फीमेल जो गैमेट होती है उसको लंबा होना ही पड़ेगा, है ना, ribbon like, and they are carried passively inside the water. Some of them reach the stigma and achieve pollination. In most of the water pollinated species, pollen grain are projected from wetting by a mucilaginous covering. Please note it down. अब देखो, मैंने विंड पॉलिनेशन में क्या बताया था, नॉन स्टिकी होना चाहिए। अब वाटर में क्या ख्याल रखना है कि उधर एक कवरिंग अगर नहीं रखेंगे वो तो भीग जाएगा, पोलन ग्रेन खराब हो जाएगा। तो पोलन ग्रेन को तो खराब करना नहीं है आप लोग को, तो वो एक म्यूसिलीजिनस कवरिंग से कवर होता है कि वो गीला ना हो, वो वेट ना हो, ओके। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटर्स आर नॉट वेरी कलरफुल और डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। तो उन लोग कलरफुल नहीं होता विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर, ठीक है, और ना ही नेक्टर उन लोग प्रोड्यूस करते हैं। अब क्या बोल रहा है, इतना समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट।
हम लोग क्या पढ़े, बायोटिक, ए बायोटिक हो सकता है, बायोटिक में एनिमल आता है, हम लोग ए बायोटिक विंड और वाटर पढ़ चुके हैं, देन हम लोग आते हैं अब बायोटिक में। ठीक है, ए बायोटिक होता है जिसमें एनिमल का यूज होता है पॉलिनेशन करवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल याद रखना। वाटर में आप लोगों को मैं एग्जाम्पल क्या बताई थी, ग्रासेस हो गया था, सॉरी विंड में। देन वाटर में क्या, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा, नॉट, है ना, वाटर लिली, जिसमें वो वाटर लिली में क्या होता है, विंड होता है, वाटर हाइशिथ में विंड होता है, या पॉलिनेटर्स का जरूरत पड़ता है ना, और सी ग्रासेस भी होता है, याद रखना ये सब। तो अब इधर एनिमल में क्या क्या आ जाएगा, बी, बटरफ्लाई, फ्लाइज, बीटल्स, वैप्स, एंड मॉथ, बर्ड, सनबर्ड एंड हमिंग बर्ड्स, ठीक है ज्यादातर। एंड द बैट्स भी होता है कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट, ये आता है, ये बहुत बार आया हुआ है जनपस में, AU80 में भी इनफैक्ट ये आया हुआ है। ठीक है, कि कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट का चार ऑप्शन दीजिए, कौन सा कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट है, ये आप लोग को बता दोगे कि बी, बटरफ्लाई, बट याद रहना चाहिए इसके लिए। अब कुछ भी आप लोग टिक मार दोगे तो वो नहीं है ना, बर्ड्स लिख दिया और एक तरफ लिख दिया हमिंग बर्ड, तो अगर आप लोग कंफ्यूज हो, आप लोग हमिंग बर्ड एक्यूरेट आंसर होगा ना कि सिर्फ बर्ड। ठीक है, अमंग द एनिमल इंसेक्ट पर्टिकुलरली बी, इनमें से भी इनमें से भी जैसे विंड और वाटर में हम लोगों ने क्या देखा, सबसे ज्यादा विंड होता है, तो इन एनिमल में से भी सबसे ज्यादा बी जो होता है आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट, सबसे ज्यादा बी करती है, हम लोग सब जानते हैं, आई होप सो। So even larger animals such as some primates, lemurs, arboreal tree-dwelling rodent, or even reptile, lizard जो होता है जेको, and the garden lizard have also been reported as pollinated in some species. ये भी करते हैं, बहुत रेयर होता है बट ये ओके। Often the flowers of animal pollinated plants are specifically adapted for a particular species of animal. तो और ये जो pollinators होते हैं ना, बायोटिक मतलब अपने स्पीशीज से जो होता है, जो एजेंट ऑफ pollinators होता है, इनमें फ्लावर्स क्या होता है, ब्राइटली कलर्ड होता है, क्योंकि उन लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ता है अपनी तरफ। मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट, देखो यही तो आ गया ना, मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर। When the flowers are small, a number of flowers are clustered into an inflorescence. जब छोटा होता है तो number of flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous. Animals are attracted to flower by the color or fragrance. Colors या fragrance से attract होते हैं उन लोग, ठीक है। ये वाला देख रहा ना, इधर वो वेलिस्नेरिया में वाटर पॉलिनेशन है, कैसे होता है, ये मेल फ्लावर में इधर शट डाउन शेड हो जाता है, ये समर्ज हो जाती है फीमेल फ्लावर, देन इधर विंड करेंट की तरफ से उधर जाता है, ठीक है, स्टिग्मा में शेड होने के लिए। Animal are attracted here. The flower pollinated by fly and beetle secrete foul odor to attract this animal. Fly और beetle में को गंदा बदबू अच्छा लगता है, भाई हम लोग को खुशबू नहीं पसंद है, तो उन लोग के लिए ऑर्डर जो होता है फाउल ऑर्डर होता है टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स। फ्लाइज तो आप लोग ऐसे भी देखते हो, कितना जगह में होता है, गंदा गंदा जगह में आप लोग को फ्लाइज ही दिखता है ज्यादातर। टू सस्टेन एनिमल विजिट द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड टू द एनिमल। अब देखो, मैं तुमको कुछ दे रही हूँ, इफ आई एम टीचिंग यू, तो मैं आप लोगों से क्या चाहूंगी, आप लोग वो चीज अच्छे से पढ़ो, मेरे को भी रिवॉर्ड मिले ना, कि आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से स्कोर करोगे, मार्क्स समझोगे, सो मेरे को भी एक तरीके से रिवॉर्ड मिलेगा। बट अब क्या है कि मेरे को कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, तो मैं क्यों आप लोगों को पढ़ाऊंगी, हो सकता है ना ये, बट ऐसा कभी होगा नहीं। मेरे को रिवॉर्ड मिले या नहीं मिले, क्योंकि मेरा जो रिवॉर्ड है वो आप लोगों के लिए ही अच्छा है। ओके, आप लोग अच्छा पढ़ोगे, अच्छे मार्क्स लाओगे, अच्छा परफॉर्म करोगे इन योर लाइफ, सो आप लोग के लिए ही बेटर है ये। तो इधर क्या बोल रहा है, फॉर हार्वेस्टिंग नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लावर रिवॉर्ड। नेक्टर और पोलन ग्रेन जो होता है ना, वही रिवॉर्ड की तरफ से हम लोग रिवॉर्ड के तौर पे इंसेक्ट्स को दे देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं, नेक्टर और पोलन ग्रेन, ठीक है। तो देन क्या बोल रहा है इधर, नेक्टर क्या होता है ना, एक स्वीट लिक्विड टाइप का होता है फ्लावर में, ठीक है। द फ्लावर इधर थे, फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड फ्रॉम द फ्लावर ऑफ द एनिमल, फ्रॉम द फ्लावर द एनिमल विजिटर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर एंड द स्टिग्मा। रिवॉर्ड के लिए एंथर और स्टिग्मा के पास आता है, ऑफकोर्स बात है, तभी ना जाके तुम्हारा होगा जब वो शेड करेगा। द बॉडी ऑफ द एनिमल गेट्स अ कोटिंग ऑफ पोलन ग्रेन विच आर जनरली स्टिकी इन एनिमल पॉलिनेटेड। विंड में क्या पढ़े थे, नॉन स्टिकी होगा, अब इसमें स्टिकी होने का जरूरत है, तभी ना इसके ऊपर सटेगा, ये स्टेमिन और एंथर पे जाएगा, तभी ना उधर तुम्हारे पोलन ग्रेन शेड होगा, है ना, इसलिए पोलन ग्रेन को इधर स्टिकी होना चाहिए। व्हेन द एनिमल कैरिंग पोलन ऑन इट्स बॉडी कम्स इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा, इट ब्रिंग्स अबाउट पॉलिनेशन, और उसको क्या बोलते हैं, नेक्टर और पोलन ग्रेन, उसको प्रॉफिट भी मिलता है, ज्यादातर हर बीज को देखते हो उसको नेक्टर चाहिए होता है।
In some species, floral rewards are in providing safe places to lay eggs. An example is that of the tallest flower, Amorphophallus. Please learn it. Please learn it. Height इसका 6 feet होता है. सबसे tallest flower होता है Amorphophallus. ये क्या होता है? Safe place to lay egg. ये भी एक रिवॉर्ड की तरह है कि देखो भाई मेरा बच्चा का ये मेरा बच्चा होने वाला है, इसको तुम संभाल के रखो. तो वो भी तो बहुत बड़ा ही एक ना रिवॉर्ड होता है एक माँ के लिए. A similar relationship exists between a species of moth and the plant yucca, where both species, moth and the plant yucca, cannot complete their lifestyle without each other. मतलब ये जो मोथ होता है और ये जो युक्का प्लांट होता है ये एक दूसरे के बिना अपना लाइफस्टाइल का मतलब लाइफ साइकिल कंप्लीट ही नहीं कर पाता है. क्यों? क्योंकि ये जो मोथ होता है ना, डिपॉजिट इज एग एंड द लॉक्यूल ऑफ द ओवरी एंड द फ्लावर इन टर्न गेट्स पॉलिनेटेड बाय द मोथ. मतलब ये तो अपना एग शेयर वहां पे रखेगा कि मेरा एग संभाल के रखो, और वहीं पे उसकी तरफ से उसका क्या हो जाएगा ना, ये युक्का प्लांट का उधर उसका पॉलिनेशन हो जाएगा, है ना. समझ में आया क्यों इन लोग एक दूसरे के बिना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते. मोथ तुम लोग ना देखे होंगे, आई होप सो. इंसेक्ट होता है, बटरफ्लाई की तरह ये होता है, जो इवन हम लोगों को ऐसे घर में भी दिखता है, नॉर्मली आता ही रहता है वो. ठीक है. उसका जो वो होता है ना विंग्स, वो वी शेप टाइप का, थोड़ा वी शेप भी मैं किसी बताऊँ ऐसा टाइप का थोड़ा होता है. The larvae of the moth come out of the egg and the seed starts developing. Why don't you observe some flower of the following plant or any other available to you? Cucumber, mango, people, coriander, papaya, onion, lavia, cotton, tobacco, rose, lemon, eucalyptus, banana. इसमें तुम लोग क्या ऑब्जर्व, फ्लावर क्यों नहीं ऑब्जर्व करते हो? बताओ तो मेरे को. ट्राई टू फाइंड आउट विच एनिमल विजिट देम एंड वेदर दे कुड बी अ पॉलिनेटर. कौन से एनिमल उस पे विजिट करते, प्लीज देख के मुझे बताना. बताना अगर आप लोग को इतना टाइम हो तो बताना मेरे को, है ना. You will be patiently observe the flowers over a few days and at different times of the day. You could also try to see whether there is any correlation to the characteristic of flower to the animal that visit it. Carefully observe करना है आप लोगों को, ठीक है. अच्छा, इधर क्या बोल रहा है? मेनी इंसेक्ट में कंज्यूम पोलिन और द नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन. बहुत सारी इंसेक्ट है, नेक्टर अपना रिवॉर्ड तो ले लेगी लेकिन पॉलिनेशन नहीं करके जाएगी. बदमाश होती है उन लोग, है ना. सर फ्लोरल विजिटर रेफर टू एज पोलिन नेक्टर रॉबर्स. चोर होता है उन लोग को सच फ्लोरल विजिटर्स को अपन क्या बोलते हैं? वो जो इंसेक्ट आती है कि भाई अपना रिवॉर्ड लेके चल गई लेकिन उसको तो देके ही नहीं गई कुछ, तो उन लोग को क्या बोलते हैं? चोर. एग्जाम्पल देख लो ना, मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, बट आप लोग अगर नहीं पढ़ोगे सही से तो आप लोगों को मैं क्या बोलूंगी? चोर ही बोलूंगी ना, कि भाई आप लोग तो पढ़ ही नहीं रहे हो, मेरा रिवॉर्ड तो लेके चल जा रहे हो लेकिन मैं खुद तो कुछ नहीं कर रहे हो आप लोग. You may or may not be able to identify the pollinator, but you will surely enjoy your efforts. अब आते हैं अपन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पे, ठीक है. इसके बाद बोरिंग तो नहीं लग रहा होगा ना आप लोग को, तो मैं आगे बढ़ूंगी. या तो एक काम करते हैं, आज यहाँ तक रहने देंगे, अपन थोड़ा और पढ़ लेते हैं, देन डबल फर्टिलाइजेशन से अपन नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, है ना. देखो क्योंकि बहुत है, डबल फर्टिलाइजेशन से करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर. हम्म सो कमिंग टू, चलो इतना समझ में आया कि नहीं भाई? ये बताओ मेरे, ये बताना मेरे को. मैं बताओ बताओ कर रही हूँ, है ना. तो जब आप लोग देखोगे समझ में आया कि नहीं, प्लीज प्लीज कमेंट करना आप लोग, है ना, कि समझ में आ रहा है सही से या नहीं आ रहा है. ओके. सो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में आते हैं. मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस hermaphrodite flowers and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. तो सबसे पहले मैम आप लोग मेरे को, सॉरी आप लोग मेरे को ये बताओ कि आप लोगों को पोलन ग्रेन समझ में आ गया, फ्लावर समझ में आ गया, ये हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर क्या होता है भाई? हाँ मैम, ये तो कुछ होगा ना, ये क्या होता है ये बताइए हम लोगों को. सो ये जो हर्मेटोफ्राइट होता है इसमें क्या होता है? बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव होता है, स्टेमिन एंड द पिस्टिल विद इन द एक ही फ्लावर में. हम हर्मेफ्रोडाइट मतलब फ्लावर क्या होता है कि एक फ्लावर है ना, उसी फ्लावर में मेल फीमेल भी होता है, मेल एंड फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, स्टेमिन भी होता है उधर, पिस्टिल भी होता है, ठीक है.
कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। जैसे कि अपन ये भी देख रहे हैं ना कि अभी आप लोग न्यूज देखते हो या साइंस में देखते हो कि नहीं, कि उधर क्या बोलता है कि भाई कजन्स में मैरिजेस बंद करो। तो इधर भी सेम है, देख लो इंसान से और एक फ्लावर से या एनिमल से आप देख लो कितना मेल जोल है। ऊपर वाला बनाया सबको एक है, बस भाग कर दिया कि ये फ्लावर बन जाओ, तुम इंसान बन जाओ, तुम जानवर बन जाओ। अब बताना मेरे को सबसे दुख में कौन है, इंसान, फ्लावर या जानवर। सो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होने लगता है। फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। इधर भी हम लोगों में भी बोला गया है कि कजन्स मैरिजेस भाई कम करो, क्योंकि उधर बहुत ही तुम्हारा जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी दिखने को मिलता है ना। तो ये फ्लावर भी अपने अपने ही इलाके में बोल रहा है, अपने से भी तो हम लोग कुछ एक जरिया होगा ना बात करने का, कि उन लोग बोलता है कि डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन, डिस्करेज करो और क्रॉस पॉलिनेशन करना स्टार्ट करो। ठीक है। In some species, pollen release and stigma receptivity are not synchronized, मतलब सिंक्रोनाइज नहीं है। मतलब एक टाइम के बाद एक चीज नहीं हो रहा है, पोलन रिलीज भी साथ में नहीं हो रहा है, मतलब स्टिग्मा के ऊपर साथ में नहीं हो रहा है, रिसेप्टिविटी साथ में नहीं हो रहा है। इधर द पोलन ग्रीटिंग इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, और स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ। या तो तुम्हारा पोलन पहले ही गिर जा रहा है जब स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर तुम्हारा स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जा रहा है लेकिन पोलन रिलीज नहीं हो रहा है। समझ में आया? समझ में आया ना कि नहीं आया? अच्छा, रिसेप्टिविटी तो का मतलब तो तुम लोग समझ रहे होंगे ना कि पॉली केपेबल ऑफ रिसीविंग पोलन को रिसीव करने के लिए क्षमता जब आ जाता है, जो पहले मैंने आप लोगों को बताया था थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में, केपेबल ऑफ रिसीविंग द पोलन, उसको रिसेप्टिविटी बोलते हैं अपन। ठीक है, ठीक है। इन सम अदर स्पीशीज द एंथर एंड द स्टिग्मा प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन सो दैट द पोलन कैन नॉट कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो कुछ कुछ स्पीशीज में क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा डिफरेंट पोजीशन में होता है सो दैट द पोलन साथ में नहीं आ सके ऑफ द सेम फ्लावर में। बोथ दिस डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगैमी। तो ऑटोगैमी ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन मैंने आप लोगों को उधर बताया, तो ये प्रिवेंट करता है। द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग, तो इधर कौन कौन सा डिवाइस पढ़े तुम लोग, ये वाला एक देखा ना कि दूर होता है थोड़ा, और अब थर्ड में आता है द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट्स सेल्फ पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओवल बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल। इनहिबिट कर देता है पिस्टल में तुम्हारा पोलन ट्यूब या पोलन जर्मिनेशन को इनहिबिट कर देता है। ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है। ठीक है। Another device to prevent self-pollination is the production of unisexual flower. If both male and female flower presented on the same plant, such as castor and maize में होता है, monoecious होता है ये। It prevent autogamy but not जीटोगेमी। मतलब ऑटोगेमी तो प्रिवेंट करता है बट जीटोगेमी नहीं प्रिवेंट कर पाता। जीटोगेमी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि फंक्शनली जेनेटिकली वो ऑटोगेमस नहीं, एक मिनट, अपन इधर क्या पढ़े थे कि फंक्शनली, हाँ देखो, जीटोगेमी फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन करता है लेकिन जेनेटिकली तो वो रह जाता है तुम्हारा ऑटोगेमी। ठीक है। It prevents autogamy in several species such as papaya. Male and female flowers are present on different plant. That is, each plant is either male or female. This condition prevents both autogamy and जीटोगेमी। तो जीटोगेमी से फिर भी अपन को इतना नहीं फर्क पड़ता, बट ऑटोगेमी को पूरा डिस्करेज कर रहा है ये फ्लावर वाला जो अपना इन लोग का जो जाति प्रजाति होता है, बोलता है नहीं भाई सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेजमेंट देंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पिस्टल मैंने आप लोगों को क्या बताया था, पिस्टल आप लोगों को क्या बताया था, पिस्टल इज द गाइनोशियम, है ना। पोलन कहाँ पे रिलीज होता है, एंडोशियम से। इंटरेक्शन, पॉलिनेशन द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलिनेशन। मतलब जो मतलब क्या बोल रहा है इधर कि पॉलिनेशन हो रहा है लेकिन वो गारंटी नहीं देगा कि ठीक ही पोलन गिर रहा है, मतलब कंपैटिबल है, क्षमता है उसको फर्टिलाइजेशन करने का, वो मैं नहीं गारंटी दे सकता हूँ भाई। आजकल तो इंसान है ना। Compatible pollen of the same species is the stigma. Often pollen of the wrong type either from the other species or from the same plant, if it is self incompatible, also land on the stigma.
ठीक है, हम लोग जानते हैं ना जब अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे कि स्पर्म बहुत सारा आता है, लेकिन सिर्फ एक स्पर्म ही कैपेबल होता है तुम्हारा ओवम के पास जाने के लिए, है ना। सब तो नहीं हो पाता है, तो रिलीज हर टाइप का होगा, कंपैटिबल भी इनकम्पैटिबल भी। तो द पिस्टल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलिन। ठीक है, जैसे ओवन के पास भी एक होता है ना कि वो किसको आने देगा, जो फास्ट चल पाएगा उसको ले लेगा अपनी तरफ, है ना। तो वही होता है तुम्हारा, ये पिस्टल के पास भी समझने का बहुत एक वो होता है, क्षमता होता है, कैपेबल होता है कि वो समझ जाता है कौन सा कंपैटिबल है, किसको लेना है, वेदर इट इज ऑफ राइट टाइप और ऑफ द रॉन्ग टाइप। समझ जाता है कि कंपैटिबल इनकम्पैटिबल। अगर वो राइट टाइप का है, इफ इट इज ऑफ राइट टाइप, द पिस्टल एक्सेप्ट द पोलिन एंड प्रमोट पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। पोस्ट पॉलिनेशन मतलब फर्टिलाइजेशन की तरफ जाता है, ठीक है, that lead to fertilization if the pollen is of the wrong type। अगर सही हुआ तो वो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट करेगा, मतलब फर्टिलाइजेशन करवाएगा। लेकिन अगर वो रॉन्ग टाइप का हो गया, द पिस्टल रिजेक्ट द पोलन बाय प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन। मतलब वो रिजेक्ट कर देता है पोलन को, पोलन जर्मिनेशन बना के अंदर स्टिग्मा और द पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल। The ability of the pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of a continuous dialogue between the pollen grain and the pistil। एक ही बात है, this dialogue is mediated by the chemical component of the pollen interacting with those of the pistil। कुछ chemical component होते हैं, ये देखो ये पोलन ग्रेन हो रहा है ना, ये जो पोलन ग्रेन है ऐसे स्टिग्मा पे आते हैं। फिर देखो क्या बोल रहे हैं, पोलन ट्यूब जो स्टाइल की तरफ ग्रो कर जा रहे हैं, ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ अ पोलन ट्यूब का दिखा रहा है, ये ऐसा पोलन ट्यूब होता है। ये ओव्यूल है ना, ये देख सकते हैं ना, ये पोलन ट्यूब है। ये एंटीपोडल मैंने बताया था, ऊपर का 3 एंटीपोडल के रिजल एंड में हो जाता है, माइक्रोपिलर एंड में सिनर्जिड होता है, एक सेल 2 सिनर्जिड, बीच में पोलर निकला रहता है सेंट्रल सेल में। बोला था ना मैंने ये सब आपको। तो यहीं से देखो ये पोलन ट्यूब दिख रहा है ना आपको। देन क्या बोल रहा है ये, डायग्राम नंबर डी देखो, एनलार्ज व्यू ऑफ एन एग एपरेटस। ये एग एपरेटस कहाँ पे मेरे को बताना है अब आप लोग। ये एग एपरेटस का एनलार्ज व्यू है, ठीक है। ये मेल गैमेट का डिस्चार्ज हो रहा है तुम्हारे सिनर्जिड्स में, एंड मूवमेंट ऑफ द स्पर्म वन इनटू द एग में जाता है एक, एंड द अदर इनटू द सेंट्रल सेल के पास जाता है, ठीक है। एज मेंशन अर्लियर, फॉलोइंग कंपैटिबल पॉलिनेशन द पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑनटू द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस अ पोलन ट्यूब। जर्मिनेट कर जाता है पोलन ट्यूब बनाने के लिए, कंपैटिबल होता है थ्रू वन ऑफ द जंप पोर। द कंटेंट ऑफ द पोलन ग्रेन मूव इनटू द पोलन ट्यूब। जो पोलन ग्रेन का कंटेंट होता है ना, जो भी उसके होता है जो भी चीज, वो पोलन ट्यूब में एंटर करने लगता है। पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड द स्टाइल एंड रीचेस द ओवरी। मैंने दिखाया ना पोलन ट्यूब यहाँ से कनेक्टेड होता है ओवरी से, तो वो बढ़ता है, ग्रो करता है, वो ओवरी से सट जाता है, ओवरी के पास जाके रीच करता है। यू विल रिकॉल दैट इन सम प्लांट पोलन ग्रेन आर शेड एट 2 सेल स्टेज। मैंने बताया था ना 2 सेल स्टेज होता है, 4 होता है और फिर 8 होता है। जब 2 सेल स्टेज होता है वो वेजिटेटिव और जेनरेटिव वाला जब होता है, तभी तुम्हारा पोलन ट्यूब शेड कर जाता है 60% में, और कुछ कुछ में जेनरेटिव और डेवलप करता है और आगे फर्दर डिफरेंशिएट करता है। तो इधर क्या बोले, इन सच प्लांट जेनरेटिव सेल डिवाइड इन द फॉर्म्स। अच्छा ठीक है, ये मैंने बताया, इन सच प्लांट जेनरेटिव सेल, ये जो अभी मैंने बोली आप लोगों को, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा, है ना। in plant which shed pollen in the 3 cell condition, 3 सेल कंडीशन में जो शेड करते हैं, जो कि जब कुछ 60% में तो 2 में कर जाते हैं, जो बाकी रेयर में जो 3 सेल करते हैं, पोलन ट्यूब कैरीड अ 2 मेल गैमेट फ्रॉम द बिगिनिंग। उसमें क्या होता है, उन स्पीशीज में क्या होता है, पोलन ट्यूब ही उसमें कैरी करता है मेल गैमेट को, ठीक है। बिगिनिंग शुरुआत से, द पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल। पोलन ट्यूब जब ओवरी पे रीच कर जाता है तो ओव्यूल में एंटर करता है माइक्रोपिलर रीजन से। अब समझ में आप लोगों को आया होगा कि इंट्यूग्यूमेंट माइक्रोपिलर रीजन को क्यों नहीं कवर करता है, ठीक है। एंड देन एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड में एंटर करता है थ्रू द फिलीफॉर्म एपरेटस के द्वारा। फिलीफॉर्म क्या करता है, गाइड करता है ना सिनर्जिड्स के। और many recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropillar part of the synergies guide the entry of pollen tube। अभी मैंने आप लोग को बोला ये, all this event from the pollen deposition on the stigma until pollen tube enter the ovule are together referred to as the pollen pistil interaction। इसी को अपन, ये पूरा जो होता है ना इवेंट कैरी करता है पोलन डिपोजिशन स्टिग्मा पे अंटिल द पोलन ट्यूब, जब भी एंटर नहीं करते जब तक ओव्यूल में, टुगेदर जब आता है तो उसको अपन पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं।
As pointed out earlier, pollen-pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition followed by promotion or inhibition of the pollen. The knowledge gained in this area would help that the plant be leader in manipulating pollen-pistil interaction even in incompatible pollination to get desired hybrid. Desired hybrid के लिए even in incompatible pollination को कैसे लेते हैं, इस जरिए से अपन कर सकते हैं, ये बताया इधर. ठीक है. You can easily study pollen germination by dusting some pollen from the flowers such as pea, chickpea. ये सबसे आप लोग देख सकते हो. ये आप लोग को अभी करने का जरूरत नहीं है. Please focus on this only reading only. जो याद करने का उस पर फोकस करो अभी. A breeder is interested in crossing different species and often general to combine. ब्रीडर, अब साइंटिस्ट को देख लो ना, साइंटिस्ट इसका इससे वो करेगा, उससे ये करेगा, बहुत उल्टा पुल्टा काम, उल्टा पुल्टा सॉरी टू से, मतलब बहुत अलग अलग चीज को लेके एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं ना, वैसे ही ब्रीडर इंटरेस्टेड होता है ए डिफरेंट स्पीशीज एंड ऑफ इन जनरल टू कंबाइन डिजायरेबल कैरेक्टर टू प्रोड्यूस कमर्शियली सुपीरियर वेराइटीज. अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है तुम्हारा, इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेज ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम. इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इट इज इम्पोर्टेंट टू मेक sure that only the desired pollen grain are used for pollination. इसमें आप लोग को आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं अपन, तो इसमें अपन को ख्याल रखना है कि सिर्फ और सिर्फ जो डिजायर्ड पोलन ग्रेन है उसी को अपन ले, सबको ना ले पॉलिनेशन करने के लिए. द स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन फ्रॉम अनवांटेड पॉलिन. मतलब स्टिग्मा को संभाल के रखना है, प्रोटेक्ट करना है कि वो अनवांटेड पॉलिन से मतलब ना कंटामिनेट नहीं हो जाए, नहीं तो फिर तो पॉलिनेशन हो जाएगा, जो आपको चाहिए वो नहीं होगा. दिस इज अचीव बाय इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक्स के द्वारा होता है. If the female parent bears bisexual flower, removal of anther from the flower bud before the anther dehiscence using a pair of forceps is necessary. अगर female parent bisexual flower होती है तो anther from the flower को remove करने के लिए flower bud से मतलब forceps का जरूरत होता है. इसको अपन emasculation बोलते हैं. और वो जो emasculated flower होता है have to be covered with a bag of suitable size, generally made of butter paper to prevent contamination of the stigma. इसको अपन बैगिंग बोलते हैं. ठीक है, उसको ढक के रखना चाहिए मैस्कुलेटेड. अब अपन एंथर को तो अलग कर चुके हैं, एंथर को कुछ चीज का कवर करके रखेंगे ना मैस्कुलेटेड फ्लावर को, तो उसको अपन बैगिंग करते बटर पेपर से कवर करके रखते हैं. विद द स्टिग्मा बैग्ड फ्लावर अटेन्स रिसेप्टिविटी मतलब केपेबल ऑफ हैविंग द पॉलिनेशन या प्रोड्यूसिंग द मतलब फर्टिलाइजेशन करने के लिए मेच्योर पोलन ग्रेन्स कलेक्टेड फ्रॉम द एंथर ऑफ द मेल पेरेंट एंड डस्टेड ऑन द स्टिग्मा एंड द फ्लावर आर रीबैग्ड. मतलब अगर वो रिसेप्टिविटी कंटेंट जो बैग अपन के थे, जो ढके थे जिसको बटर पेपर से, वो उसका स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया कि अब अपन फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, तो उसके ऊपर अपन क्या करते हैं, पोलन ग्रेन को डस्ट करते हैं. ठीक है, पोलन ग्रेन को डस्ट करते हैं तो फिर उसको रीबैग कर देते हैं और फ्रूट उसको अलाउ करते हैं कि फ्रूट्स डेवलप होगा उसमें. If the female parent produces unisexual flower, there is no need for emasculation. अगर unisexual flower होता है, एक ही होता है unisexual, तो उधर emasculation करने का of course ही बात है, जरूरत नहीं है. The female flower buds are bagged before the flower opens. When the stigma becomes receptive, pollination is carried out using the desired pollen and the flower rebagged. यही सेम चीज लिखा है यहाँ पे unisexual flower के लिए. ओके, सो आज यहीं तक रहने देते हैं ना मैम. फिर कल अपन नेक्स्ट डे अपन डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन पूरा ये कवर कर लेंगे. ओके, पोस्ट मतलब फर्टिलाइजेशन के पास क्या बात क्या होता है, ये सब कुछ अपन कवर कर लेंगे. थोड़ा सा ही बचा है, देन अपन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये.